हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अनिल मोहन के सरगना और मास्टर के बाद गुड्डी नॉवेल। गुड्डी। देवराज चौहान तूफानी रफ्तार से एक तंग रास्ते में दौड़ा जा रहा था। उसके पीछे नगीना के रूप में भागी आ रही गुड्डी चीखी, हरामी कुत्ते चौहान, अब तेरे से तेज नहीं दौड़ा जा रहा क्या? जगमोहन खतरे में है, जब वो मर जाएगा तो तेरी अकल ठिकाने आ जाएगी। हरामी माँ की घटिया औलाद, और तेज भाग। देवराज चौहान ने तो दौड़ने में पहले ही पूरी ताकत लगा रखी थी। नगीना उसके पीछे मात्र 3 कदमों की दूरी पर दौड़ रही थी। देवराज चौहान जानता था कि वो असली नगीना नहीं है। जब उसने जगदम्बा के खजाने में प्रवेश किया तो वो मिट्टी का बुत था। उसके देखते ही देखते मिट्टी का वो बुत जीवित हो उठा, जिसने कि नगीना की शक्ल अख्तियार कर ली। उसके सामने जीती जागती नगीना खड़ी थी। चंद पल तो नगीना ने नगीना के रूप में ही उससे बात की, परंतु फिर वो एकाएक की गुड्डी बन गई। उसके बोलने का लहजा बदल गया और महसूस हुआ कि जैसे नगीना के मस्तिष्क में, जुबान पर और शरीर पर कोई और ही आकर बैठ गया हो। वो आवाज़ नगीना की ही थी, परंतु अंदाज जाने किसका था बात करने का। देवराज चौहान के पूछने पर उसने अपना नाम गुड्डी बताया था। इससे पहले कि ज़्यादा बात हो पाती, उस रास्ते पर पहले से ही जा चुके जगमोहन की चीख गूंजी। स्पष्ट था कि जगमोहन किसी भारी संकट में फंस चुका था। जगमोहन के साथ मनसुख भी गया था और उससे कुछ पहले सबसे आगे ताराचंद गया था। देवराज चौहान रास्ते पर भीतर दौड़ा और उसके पीछे नगीना रूपी गुड्डी। यहाँ तक आपने अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास मास्टर में पढ़ा। यह उपन्यास भी आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। यूँ तो आपको मास्टर की कहानी पूरी हद तक याद होगी। फिर भी ताजगी के तौर पर इस अध्याय के पश्चात मैं मास्टर नामक उपन्यास की अहम घटनाओं की जानकारी अवश्य दूंगा। आइए पहले इस अध्याय को देखें। यहाँ क्या हो रहा है, जगमोहन कैसे खतरे में फंस गया और अब क्या होता है। तो पाठकों, अब शुरू होती है सनसनीखेज दास्तां, जिसका अंत देगा नई शुरुआत को जन्म। एकाएक देवराज चौहान को बहुत आगे तीव्र प्रकाश नजर आया। वो रास्ता जैसे अब छोटी सी सुरंग में बदल गया हो और उस प्रकाश पर पहुंचकर सुरंग रूपी ये रास्ता समाप्त हो रहा हो। देवराज चौहान अंधाधुंध दौड़े जा रहा था। रास्ता उसे नजर न आ रहा था। खैर थी कि उसका पाँव कहीं भी ना अटका था अभी तक। दौड़ने की वजह से उसकी सांस फूलने लगी थी, परंतु वह रुकना नहीं चाहता था। जल्दी से जल्दी जगमोहन तक पहुंच जाना चाहता था, जो किसी अनजान खतरे में फंसा बचने के लिए चीख उठता था रह रहकर। पीछे नगीना रूपी गुड्डी के दौड़े आने की आहट उसके कानों में पड़ रही थी। पाँव में कांटे लगे जो तेरे से दौड़ा नहीं जा रहा हरामजादे, गुड्डी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। इन शब्दों को सुनकर सुलग उठा देवराज चौहान। गुड्डी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रही थी कि सुनकर देवराज चौहान को आग लग जाती। अपने लिए ऐसे शब्द इससे पहले नहीं सुने थे, परंतु अभी वक्त नहीं मिला था गुड्डी से बात कर पाने का। इस वक्त उसे जगमोहन की चिंता हो रही थी कि वो जाने कैसे खतरे में फंसा पड़ा है। रोशनी का वो मुहाना बड़ा होता जा रहा था, यानी कि सुरंग रूपी रास्ता अब समाप्ति पर था। चौहान, गुड्डी की गुर्राती आवाज़ उसके कानों में पड़ी। जल्दी कर, तेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है। जगमोहन मर रहा है हरामी। भाग ले और तेज, नहीं तो जगमोहन के लिए सारी उम्र पछताना पड़ेगा। देवराज चौहान तो पहले से ही जैसे हवा में उड़ा जा रहा था। चंद पलों में ही देवराज चौहान उस सुरंग से बाहर निकला और तीव्र रोशनी में नहा गया। ठिठका देवराज चौहान, सांसें बेहद असंयत थीं, आंखें चौंधिया गईं। नगीना भी उसके पास जा आकर रुक गई। वो भी हाँफ रही थी। कई पलों तक उन्हें तीव्र रोशनी में कुछ भी न दिखा। जगमोहन! देवराज चौहान एकाएक गला फाड़कर चीख उठा। अगले ही क्षण जगमोहन का डर में लिपटा स्वर सुनाई दिया। मुझे बचा, मैं मर रहा हूँ। जिधर से आवाज़ आई थी देवराज चौहान उस तरफ दौड़ा। मैं आ रहा हूँ, तू घबरा मत, मैं आ गया, चिल्लाया था देवराज चौहान। देवराज चौहान की आंखें उस तीव्र रोशनी में देखने की अभ्यस्त हो गई थीं। अब तो हर तरफ का नज़ारा स्पष्ट देख रहा था। दिल दहला देने वाला नज़ारा सामने था। रुकता चला गया देवराज चौहान। पीछे आती नगीना भी रुकी, जिसके मस्तिष्क पर सवार थी गुड्डी, रहस्यमय शख्सियत गुड्डी, जिसे जानने या समझने का मौका अभी तक देवराज चौहान को न मिल पाया था। और इस वक्त तो देवराज चौहान दुनिया भूल चुका था। चेहरे पर दरिंदगी और वहशीपन समेटे वो सामने का दिल दहला देने वाला नज़ारा देख रहा था। वो बहुत बड़ी खाली जगह थी, क्रिकेट के आधे मैदान जितनी खाली जगह, परंतु आसमान की तरफ से बंद थी। वहाँ छत जैसा नज़र आ रहा था। अजब ही दुनिया नज़र आ रही थी वहाँ। मानवीय आकार के गिद्ध आकाश रूपी छत की तरफ मंडराते नजर आ रहे थे। कभी कभार वो नीचे की तरफ आ जाते तो उड़ते राक्षस जैसे लगते थे। तब उनकी कुल संख्या 10 से 15 तक थी और लगता था जैसे उस मैदान के आकाश में उन्होंने कब्जा कर रखा हो।
उनके मुंह से ऐसी आवाज़ें रह रहकर निकलती थीं कि जिनसे बार बार दिल कांप सा उठता था। उड़ते वक्त उनके पंख दोनों तरफ ही किसी चादर की तरह फैलते महसूस होते। आंखें बल्बों की भांति चमक रही थीं। उनके पैरों के पंजे किसी राक्षस के पंजों से भी बड़े और भयावह प्रतीत हो रहे थे। 4-5 गिद्ध एक तरफ बैठे टुकुर टुकुर वहां नजरें दौड़ा रहे थे। एक तरफ छोटा सा तालाब था जिसमें स्याह काला पानी भरा हुआ था। तालाब के किनारे पर सुर्ख से रंग का गेंडे के साइज का मगरमच्छ मौजूद था। उसे देखकर ऐसा डर मन में उठता था कि सांसें रुकती सी महसूस होने लगती। उसका आकार प्रकार ही इस कदर भयानक था, परंतु इस वक्त तो उसे देखकर गश आ रहा था। उसका गुफा जैसा मुंह खुला हुआ था। खंजर के समान नुकीले पैने दांत चमक रहे थे। रोंगटे खड़े कर देने वाली बात तो ये थी कि उसके खुले मुंह में ताराचंद फंसा हुआ था। पेट तक ताराचंद का शरीर सिर की तरफ से मगरमच्छ के मुंह में समा चुका था। उसके कूले और टांगें फड़फड़ाती नजर आ रही थीं। धीरे धीरे मगरमच्छ उसके बाकी के शरीर को भी निकलता जा रहा था। ताराचंद की टांगों का फड़फड़ाना अब कम होना शुरू हो गया था। देवराज चौहान ये देखकर जड़ हो गया था। उसी पल देवराज चौहान की निगाह काफ़ी आगे गड्ढे जैसी जगह में पड़ी, जो कि काफ़ी बड़ी जगह थी। वहाँ पर राक्षस जैसे दिखने वाले मानव नाच रहे थे। उनकी संख्या 40 के करीब थी और उनके नाचने का ज़रा भी शोर ना हो रहा था, आवाज़ ना उभर रही थी। उनके सिरों पर दाएं बाएं सींग से उठे हुए थे, जिन पर 2-3 तरह के रंग किए हुए थे। उनके सिरों के बाल पीछे की तरफ चुटिया का रूप लिए हुए थे। कपड़ों के नाम पर कमर पर लंगोट जैसा कुछ बांधा हुआ था। उनमें स्त्री जाति भी नजर आ रही थी। स्त्रियों ने कुछ नहीं पहना था ऊपरी हिस्से में। गले में मोतियों की अजीब सी माला पहनी हुई थी। औरतों की बाहों में कोहनियों तक रंगीन कड़े से पहने दिखाई दे रहे थे। वे सब इस वक्त उछलते हुए एक घेरे में पहियों की तरह घूम रहे थे और उस घेरे के बीच में मौजूद नीचे गिरे पड़े थे जगमोहन और मनसुख। उनके पास 2 राक्षस जैसे व्यक्ति मौजूद थे जिन्होंने हाथों में फरसा पकड़ा हुआ था। दिल दहला देने वाला दृश्य तो ये था कि मनसुख की एक टांग कटी हुई थी। पास में खून से सना फरसा लिए वो राक्षस जैसे व्यक्ति मौजूद था। मनसुख तड़प रहा था, चीख रहा था। देवराज चौहान फटी फटी आंखों से ये सब देख रहा था। तभी देवराज चौहान के देखते ही देखते दूसरे राक्षस रूपी व्यक्ति ने फरसे वाला हाथ सिर से ऊपर तक उठाया और अगले ही पल वो फरसा जगमोहन की टांग की तरफ बढ़ा। नहीं! जगमोहन की चीख गूंजी। मुझे मत मारो! रुक जाओ! देवराज चौहान गला फाड़कर चीखा। ये सब देखकर वो पागल सा हो रहा था और वो फरसा नीचे आया और जगमोहन की टांग पर पड़ा। जगमोहन की टांग तीव्र झटके से कटकर अलग हो गई और फड़फड़ाने लगी। साथ ही जगमोहन के होठों से कपा देने वाली चीख निकली और वो लोटनियाँ लेता तड़पने लगा। पहले मनसुख तड़प रहा था और अब जगमोहन की तड़प भी उसके साथ शामिल हो गई थी। ये क्या किया? देवराज चौहान पागलों की तरह चिल्लाया और उस तरफ भागा, परंतु 2 से ज़्यादा कदम न उठा सका। उसी क्षण नगीना यानी गुड्डी ने अपना पाँव उसकी टांगों में फंसाया। देवराज चौहान बुरी तरह लड़खड़ाया और धड़ाम से नीचे गिरता लुढ़कता चला गया। फौरन ही संभला। माथे पर खून नजर आने लगा था। जमीन से टकराने की वजह से कपड़े धूल में अट गए थे, परंतु उसे किसी भी बात का होश नहीं था। पागल सा दरिंदा सा लग रहा था देवराज चौहान। जगमोहन की टांग कटती पाकर वो होश गंवा बैठा था। उठते ही दौड़ने को हुआ कि गुड्डी ने उसकी कलाई पकड़ी। देवराज चौहान के शरीर को झटका सा लगा और बांह के खिंचाव के कारण पलटकर नगीना के रूप में मौजूद उस रहस्यमय शख्सियत गुड्डी को देखा। सच में पागल लग रहा था देवराज चौहान इस वक्त। माथे से बहते खून की 2 लकीरें जो कि गालों तक आ पहुंची थी। आंखें सुर्ख हो चुकी थी, जैसे किसी ने खून का रंग उनमें उड़ेल दिया हो। चेहरा आग का दरिया बना तप रहा था। होंठ इस कदर बुरी तरह भिजे थे कि गुम से हो गए लगते थे। गालों की हड्डियां इस तरह बाहर तक निकल रही थी जैसे अभी गालों को फाड़कर झटकने लगेंगी। वहशी जानवर से कम नहीं था देवराज चौहान इस वक्त। देवराज चौहान की खूनी निगाह नगीना पर गई। नगीना के मस्तिष्क पर बैठी गुड्डी मुस्कुराई। छोड़ मुझे! क्रूर सर में गुर्रा उठा देवराज चौहान। अपने पे काबू रख चौहान! नगीना के होठों के द्वारा गुड्डी की आवाज़ उसे सुनाई दी। छोड़ मुझे! देवराज चौहान ने तड़प भरे अंदाज में बाहों को झटका देकर अपनी कलाई छुड़ानी चाहिए तो उसे लगा जैसे वो नगीना का पंजा नहीं, लोहे का शिकंजा हो। देवराज चौहान के होंठों से घुर्राहट निकली। नगीना को मौत की सी नज़रों से देखा। छोड़ मुझे! जगमोहन मर जाएगा तो। तू कहीं नहीं जाएगा चौहान! गुड्डी रूपी नगीना ने दांत भींचकर कहा। जगमोहन को कुछ हो गया तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। देवराज चौहान गला फाड़कर चिल्ला उठा। गुड्डी रूपी नगीना के चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ ठहरी। मुझे मारेगा तू? हाँ, जानता है मैं कौन हूँ? तू तू नगीना नहीं नहीं नहीं, तू गुड्डी है जिसने नगीना के मस्तिष्क पर अपना अधिकार कर रखा है। नहीं नहीं, शरीर नगीना का भी नहीं है, रूपी नगीना का है शरीर का। तू तू मुझे पागल कर देगी। छोड़! जगमोहन मर रहा है।
उसे बचाने दे, नहीं तो तू यहीं रहेगा मेरे पास, कहीं नहीं जाएगा, गुड्डी ने दृढ़ स्वर में कहा। देवराज चांद ने दांत किटकिटाकर नगीना को देखा। मरेगी तू मेरे हाथों से, मार मुझे, सच में मैं तुझे मार दूंगा। देवराज चांद का पागलपन बढ़ता जा रहा था। तू नहीं मार सकता गुड्डी को, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। गुड्डी का अस्तित्व ही ऐसा है कि मुझे तू छू भी नहीं सकता। मैं तो हवा हूँ, तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कमीनी! एकाएक देवराज चांद गुर्राते हुए पलटा और नगीना पर झपट पड़ा। उसी पर नगीना के पाँव की ठोकर देवराज चांद के पेट पर पड़ी। कलाई छोड़ दी थी नगीना ने। देवराज चांद नीचे जा गिरा। इससे पहले कि क्रोध का पागलपन समेटे वो खड़ा हो पाता, नगीना उसके ऊपर आ गिरी। देवराज चांद घायल सांप की तरह तड़प उठा। उसने एक ही झटके में नगीना को अपने ऊपर से उछाल दिया और खड़ा हो गया। जगमोहन की तरफ देखा। अगले ही पल सिर से पांव तक शहर उठा। जगमोहन की दोनों टांगें, दोनों बाहें कटकर अलग पड़ी थी। अब छोटा सा नजर आता जगमोहन का शरीर बुरी तरह तड़प रहा था। पास में खून ही खून बिखरा हुआ था। यही हालत मनसुख की दिखी। मर रहे हैं दोनों। गुड्डी का गंभीर स्वर देवराज चांद के कानों में पड़ा। देवराज चांद ने गुस्से और पागलपन में डूबे गर्दन घुमाई। नगीना पास खड़ी उसे देख रही थी। तेरे को नहीं छोड़ूंगा मैं, देवराज चांद ने मौत भरे स्वर में कहा। पहले जगमोहन को बचा लूं। कहने के साथ ही देवराज चांद जगमोहन की तरफ दौड़ा। नगीना ने पुनः टांग फंसा दी। गिरा देवराज चांद। अगले ही पल गुर्राता हुआ उछलकर खड़ा हो गया। नगीना ने खूनी निगाहों से देखा। किसे बचाने जा रहा है देवराज चांद? गुड्डी बोली। जगमोहन तो मर गया। नहीं, वो नहीं मर। देख ले, अब क्या जिंदापन बचा है उसमें? गुड्डी का स्वर शांत सरल था। देवराज चांद ने धधकता चेहरा जगमोहन की तरफ घुमाया। जगमोहन से जिंदगी की आखिरी सांसें गिनता लगा और मनसुख की आखिरी सांसें समाप्त हो चुकी थी। वो शांत पड़ा था। वे राक्षस रूपी लोग अभी भी पहले की तरह खामोशी से नाच रहे थे। बेआवाज़ से उनकी तरफ से जरा सी आहट ना आ रही थी। जगमोहन की चीख सुनाई देनी बंद हो गई थी। शायद अब उसके अंतिम सांसें लेते शरीर में जान नहीं बची थी आवाज़ निकाल पाने की। देवराज चांद के चेहरे पर मौत लिपटी नजर आने लगी थी। अब वो पहले से भी ज़्यादा पागल नजर आने लगा। दांत पीसते और हाथों की मुट्ठियां भींजते उसने नगीना रूपी गुड्डी को देखा। तूने जगमोहन को मारा है? मैंने? हाँ, पागल हुआ देवराज चांद कह रहा था। तूने मुझे रोका ना होता तो मैं जगमोहन को बचा लेता, वो जिंदा रहता, लेकिन मुझे रोककर तूने जगमोहन को मौत दिलवा दी। गुड्डी उसी अंदाज में देवराज चांद को देख रही थी। एकाएक देवराज चांद गुड्डी की तरफ पलटा। मौत ही मौत बरस रही थी उसकी आंखों में। अब तेरे को कौन बचाएगा? जगमोहन पागल हो रहा था, सॉरी, देवराज चांद पागल हो रहा था। तू मुझे मारेगा? मुझे? मैं तो हवा हूँ। तू धोखेबाज है कोई। यह नगीना नहीं है, ये तो भूत था वहाँ, जिसमें मेरे देखते देखते जान आ गई और बन गई ये नगीना। उसके बाद इसके होंठों से कुछ बदला सा स्वर निकला और तू अपने को गुड्डी कहने लगी। देवराज चांद पागलों की तरह शब्दों को चबाकर कहता हुआ उसकी तरफ बढ़ने लगा था। गुड्डी उसी प्रकार खड़ी उल्टे कदमों से पीछे हटने लगी। तू जो भी है, तेरा अंत आ गया है। देवराज चांद इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा पागल लग रहा था। पागल मत बन देवराज चांद, तू मुझे नहीं मार सकता। देवराज चांद आगे बढ़ता रहा। दरिंदा लग रहा था वो। मैं तो हवा हूँ। तू मारेगा तो तेरी नगीना मरेगी, तेरी पत्नी मरेगी। ये मेरी पत्नी नगीना नहीं है। देवराज चांद दांत किटकिटा रहा था। हरामजादे, ये नगी नहीं है। गुड्डी उफ नगीना के होठों से एकाएक गुस्से से भरा स्वर निकला। तभी देवराज चांद नगीना और गुड्डी पर झपटा। नगीना खुद को संभाल ना सकी। देवराज चांद का जोरदार घूंसा नगीना के चेहरे पर पड़ा। नगीना पीठ के बल नीचे जा गिरी। अगले ही पल तड़प कर उठी। तू अब जिंदा नहीं बचेगी। देवराज चांद पागलों की तरह गुर्रा उठा। साले कुत्ते, तू भूल कर रहा है। नगीना को मार रहा है, मुझे नहीं। गुड्डी दांत भींच कर कह उठी। तू नगीना नहीं हो सकती। वो इस तरह मुझसे बात नहीं कर। मैंने कब कहा कि मैं नगीना हूँ? मैं तो गुड्डी हूँ चौहान। ये शरीर तो नगीना का। झूठ कहती है तू। ये शरीर भी नगीना का नहीं है, और नगीना का ही शरीर है ये। तेरी पत्नी का दूसरा रूप तेरे सामने है। इसे पहचान, और चाल है तेरी ये, और मैं तेरी चाल में नहीं फंसूंगा। तू किसी दुश्मन की भेजी है जो अक्ल नहीं है तेरे को। क्या ज़रा भी समझ नहीं है? गुड्डी कड़वे सर में कह उठी। जैसी तेरी माँ हरामजादी थी वैसा ही तू। कमीनी! गला फाड़ कर चीखते हुए देवराज चांद नगीना पर झपट पड़ा। नगीना ने बचना चाहा परंतु कामयाब ना हो सकी। वो वेग से नगीना रूपी गुड्डी से जा टकराया। होश में आ चौहान, गुड्डी चीख कर गुस्से से चीख कर बोली। देवराज चांद को होश ही कहाँ था। जगमोहन की मौत ने उसे पागल बना दिया था। नगीना को साथ लिए देवराज चांद नीचे गिरा और दोनों गुत्थम गुत्था हो गए। अगले ही पल नगीना की गर्दन देवराज चांद के हाथ में आ गई। नगीना तड़प उठी। देवराज चांद पागलों की तरह उसकी गर्दन पर दबाव बढ़ाने लगा। मैं तेरे को जिंदा नहीं छोड़ूंगा, हरामजादी में। होश में आ चौहान।
नगीना के होंठों से गुड्डी का फंसा सा स्वर निकला। तू किसे मार रहा है? अपनी पत्नी को? नगीना को? मुझे नहीं मार सकता तू, मैं तो हवा हूँ। इस वक्त नगीना का मस्तिष्क मेरे अधिकार में है। नगीना ने तेरे को कुछ नहीं कहा, जो कहा मैंने कहा। तू नगीना को क्यों मारता है? देवराज चांद ने जैसे उसके शब्द सुने ही नहीं। पागल हो चुका था वो। तूने जगमोहन को मार दिया। तूने ना रोका होता तो मैंने जगमोहन को बचा लेना। पागल हो गया तू हरामजादे। गुड्डी गुर्रा उठी। हाँ हाँ, मैं पागल हो गया। नगीना की जान मत ले, क्यों उसे तकलीफ दे रहा है? वो तो तेरा भला चाहती है, तेरी पत्नी। तुम सब धोखेबाज हो, सबको मार दूंगा मैं। यहाँ कोई नगीना नहीं है। नगीना का गला दबाते देवराज चांद दरिंदों की तरह गुर्रा रहा था। पागल हो चुका था। धधकता चेहरा, लाल आंखें, चेहरे पर लिपटी काली मौत। जगमोहन की मौत का बदला मैं तेरे से लेकर रहूंगा। तू नहीं जगमोहन को। नगीना का चेहरा सांसों के रुकने की वजह से लाल सा होने लगा था। मैं जा रही हूँ जान। नगीना के होंठों से गुड्डी की फंसी फंसी सी आवाज़ निकली। बहुत घटिया है तू। तेरे पास आकर तो मैंने बहुत बड़ी गलती की है। तू अपनी पत्नी की जान ही लेना चाहता है तो ले ले, खुशी से ले। देवराज चांद को होश ही कहाँ था। एकाएक नगीना का तड़पना, झटपटाना तेज हो गया। पागल देवराज चांद उसकी छाती पर सवार उसका गला दबाए जा रहा था। तभी नगीना जोरों से तड़पी। झटका इतनी तीव्रता से लगा देवराज चांद को कि उसका हाथ नगीना के गले से हट गया। दूसरे ही पल ऊपर बैठे देवराज चांद को नगीना ने पूरी शक्ति से धक्का दिया। देवराज चांद उसके ऊपर से लुढ़क गया। नगीना अपने गले को मसलती हुई उठ बैठी और खांसने लगी। आंखें फटी सी लग रही थीं। चेहरा दम घुटने की वजह से लाल सा हो गया था। उसका शरीर रह रहकर कांप उठता था। वो गहरी लंबी उखड़ी सांसें लेती अपनी सांसों को सामान्य बनाने की चेष्टा करने लगी। रह रहकर वो खांस उठती थी। देवराज चांद पास में गिरते ही संभला। पागल हुआ पड़ा था वो। क्या हो गया है आपको? देवराज चांद पुनः नगीना पर झपटने जा रहा था, परंतु उसके होंठों से निकली इस आवाज़ को सुनते ही वह ठिठका। मस्तिष्क को झटका लगा। नगीना की ही आवाज़ थी ये। अचकचाकर देवराज चांद नगीना को देखने लगा। नगीना पहले से कुछ बेहतर हो चुकी थी। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे थे। अपनी शीशे जैसी आंखों से शिकायती निगाहों से देवराज चांद को देखती कह उठी। मेरी जान लेने जा रहे थे आप? नगीना के होठों से भरभराया सा स्वर निकला। देवराज चांद के शरीर में सिहरन सी दौड़ी। वो एक टक ठिठका सा नगीना को देख रहा था। मैं तो आपकी पत्नी हूँ, भला ही चाहा है मैंने आपका, कभी आपको दुख नहीं दिया। आपने भी मुझे सिर आंखों पर बिठा कर रखा। आप मंगोलिया से जब मुझे लाए तो मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि मेरे पिता मर चुके हैं। ये सब जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन के पूर्व प्रकाशित उपन्यास ज्वालामुखी और खूंखार, जो कि जल्दी चैनल पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। आपने मुझे पिता, पति, भाई, दोस्त, हर तरह का रूप दिखाया और अब मेरी जान ले रहे। सख्ते में फंसा देवराज चांद देखे जा रहा था नगीना को। खुशी होती है मेरी जान लेकर। अगर आपका कोई काम संवरता है तो आपके लिए मैं जान देने को भी तैयार हूँ। नगीना के थरथराटे होठों से ये शब्द निकल रहे थे। आंखों से आंसू बहकर अब गालों पे आ गए थे। ये तो मेरे लिए खुशी की बात है कि जान देकर भी आपके काम आ सकी। स्तब्ध सा देवराज चांद नगीना को देखे जा रहा था। मस्तिष्क में सोचो कि अजीब सी आंधी वेग के साथ दौड़ रही थी। चेहरा बदरंग सा हुआ पड़ा था। सोच क्या रहे हैं आप? नगीना की सांसें पहले से बहुत बेहतर थी। आइए, मेरा गला दबा लीजिए, दीजिए, मेरी जान ले लीजिए। मेरा सब कुछ तो आपके लिए हाजिर है। देवराज चांद के शरीर में झंझनाहट सी दौड़ी और अचानक ही वो तीव्रता से सांसें लेने लगा। तुम तुम कौन हो? देवराज चांद के होंठों से निकले ये शब्द। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? नगीना ने अजब से स्वर में कहा। मैं नगीना हूँ, आपकी पत्नी। नहीं, तुम नगीना नहीं हो सकती। देवराज चांद के होंठों से सरसराता स्वर निकला। मैं नगीना नहीं हूँ? नगीना के होंठों से उलझन में फंसा स्वर निकला। ये आप क्या कह रहे हैं कि? हाँ, मैं कह रहा हूँ। एकाएक गला फाड़कर देवराज चांद चीख उठा। तुम नगीना नहीं हो। नगीना नहीं हो सकती तुम गुड्डी हो। गुड्डी? नगीना के चेहरे पर अजीब से भाव आ ठहरे। गुड्डी कौन है? किसकी बात कर रहे हैं आप? मुझे पागल मत बनाओ। देवराज चांद के दांत भिसते चले गए। तुम गुड्डी हो। तुम्हारी वजह से ही जगमोहन की जान चली गई। तुम नहीं। जगमोहन की जान चली गई? नगीना चौंकी। ये क्या कह रहे हैं आप? देवराज चांद का गुस्से से भरा पागलपन एकाएक वापस लौटने लगा। मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला। तुम गुड्डी हो। वो देखो, वो रहा मरा हुआ जगमोहन। देवराज चांद ने उधर हाथ किया। नगीना ने उधर देखा। देवराज चांद की निगाह भी उधर उठी। उफ, ये क्या? नगीना चौंक कर खड़ी हो गई। चेहरे पर खौफ भरे भाव ठहरे। देवराज चांद को अपने शरीर में चींटियां सी रेंगती महसूस होने लगी। वो सारे राक्षस रूपी मानव कतार में एक अन्य रास्ते पर जाते नजरों से ओझल होते जा रहे थे। जगमोहन और मनसुख के शरीर वहीं पर टुकड़ों के रूप में पड़े थे और उन पर मंडरा रहे थे मानवीय आकार प्रकार के गिद्ध, उन शरीरों को अपना भोजन बनाने के लिए।
उसी पल एक गिद्ध ने नीचे को झपट्टा मारा और जगमोहन के शरीर का ढेर सारा मांस चोंच में नोच कर उड़ता चला गया और एक कोने में बैठकर मांस के टुकड़े का स्वाद लेने लगा। देवराज चांद ठगा सा देखता रह गया ये सब। जगमोहन की जान तो बचा नहीं सका और अब उसके शरीर की बुरी दशा उसके सामने हो रही थी। नगीना उसके दिलो दिमाग से उसी पल निकल गई थी। वो कौन है? नगीना ने देवराज चांद की बात थाम कर हिलाई। जगमोहन। देवराज चांद के होठों से कांपता सर निकला। नहीं। नगीना के शरीर में झुरझुरी सी दौड़ी। मैं वहाँ जा रहा हूँ। गिद्ध उसके शरीर को नोच रहे थे। आप कहीं नहीं जाएंगे। एकाएक नगीना परेशान सी कह उठी। गिद्ध आपको भी? मुझे कुछ नहीं होगा। देवराज चौहान के चेहरे पर पीड़ा के भाव नजर आ रहे थे। गिद्ध जगमोहन के शरीर से मांस नोच रहे हैं। उसकी जान तो नहीं बचा सका, परंतु उसके शरीर की दुर्गति नहीं होने दूंगा। उसी पर नगीना की आंखों में शीशे सी चमक आ गई। देवराज चौहान न देख पाया कि नगीना में पुनः गुड्डी का प्रवेश हो चुका है। देवराज चौहान आगे बढ़ा जगमोहन की लाश के पास जाने के लिए। चौहान। देवराज चौहान उसी पल टिटका पलट कर नगीना को देखने लगा। अब नगीना के चेहरे पर बदलाव दिखा उसे। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ गई। तू उधर नहीं जाएगा। तू गुड्डी फिर आ गई। देवराज चौहान का सर एकाएक सख्त हो उठा। आना पड़ा। मेरी बात समझाने पर भी तू नहीं समझता। नगीना के होठों से गुड्डी की आवाज़ निकली। क्या? तेरे को उधर नहीं जाना है? क्यों? गुड्डी चुप रही, देवराज चौहान को देखती रही। तू मरेगी मेरे हाथों से। देवराज चौहान ने दांत बींचकर कहा और पलट कर आगे बढ़ गया। हरामजादे रुक जा। गुड्डी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। क्यों अपनी जान कमाने पर लगा हुआ है? देवराज चौहान नहीं रुका, आगे बढ़ता रहा। जगमोहन के मृत शरीर तक जाना चाहता था वो। इस बीच वो देख चुका था कि गिद्ध कई बार झपट्टा मारकर जगमोहन के शरीर का मांस नोच चुके हैं। होश में है जगमोहन चौहान। तू उस गड्ढे में उतरा तो मर जाएगा, वो तेरी जान ले लेंगे। परंतु देवराज चौहान ने गुड्डी की बात सुनी अनसुनी कर दी। उसी पल गुड्डी दांत भींचे तूफानी अंदाज में देवराज चौहान की तरफ दौड़ी। करीब आते कदमों की आहट पाकर देवराज चौहान ठिठका, पलटा। नगीना के रूप में गुड्डी उसके सामने करीब आ चुकी थी। अगले ही चंद धड़ाक से देवराज चौहान से जा टकराई। देवराज चौहान खुद को संभाल न सका, उसके पांव उखड़ गए, नीचे जा गिरा। इससे पहले कि उठ पाता, नगीना रूपी गुड्डी उसके ऊपर जा गिरी और उसके सिर के बाल दोनों हाथों की मुट्ठियों में भींचकर उसका सिर जोर से जमीन पर मारा। देवराज चौहान के होठों से कराह निकली। मस्तिष्क में लाल पीले सितारे चमके और वो बेहोशी में डूबता चला गया। उसके ऊपर बैठी गुड्डी कई पलों तक उसे देखती रही। फिर देवराज चौहान के चेहरे पर चमक रहे पसीने को हथेली से पहुंचा, माथे पर बहने वाले खून को प्यार भरे अंदाज में साफ किया और उस पर से उठ खड़ी हुई। नजरें उस तरफ घूमी जिधर जगमोहन था। गिद्ध उसका काफ़ी मांस नोच चुके थे। हड्डियां झलकनी आरंभ हो गई थी। कई पलों तक गुड्डी उधर ही देखती रही, फिर चेहरे पर जहरीली मुस्कान आ ठहरी। देवराज चौहान को होश आया। ज़्यादा देर बेहोश नहीं रहा था वो, फौरन ही हचकचाकर उठ बैठा। क्या हुआ आपको? नगीना का सर उसके कानों में पड़ा। बेहोश कैसे हो गए थे आप? देवराज चौहान ने तुरंत गर्दन घुमाई, नगीना को पास ही बैठे पाया। क्या हो गया था आपको? नगीना ने प्यार से अपना हाथ देवराज चौहान की बाह पर रखा। देवराज चौहान नगीना को देखता रहा। आप तो जगमोहन के मृत शरीर के पास जा रहे थे, फिर अचानक ही गिर कर बेहोश हो गए। चुप कर। देवराज चौहान कुर्रा पड़ा। यह आप किस तरह से बात कर रहे हैं? नगीना हैरत भरे स्वर में कह उठी। गुस्से से भरे देवराज चौहान ने उस पर से नजरें हटाई और उठ खड़ा हुआ। गड्ढे की तरफ देखा तो दिल धक्क से रह गया। वहाँ अब कुछ भी नहीं था। जगमोहन का मृत शरीर नहीं, मनसुख का मृत शरीर नहीं, उनकी हड्डियों का ढांचा भी नहीं, कुछ भी नहीं। गिद्ध भी अब वहाँ कहीं भी नजर नहीं आ रहे थे। वो लाशें कहाँ गईं? जगमोहन और मनसुख की लाशें यहीं तो थीं। नगीना ने उधर देखा। ओह, वहाँ कुछ भी नहीं है। अब तो गिद्ध भी नजर नहीं आ रहे। देवराज चौहान की कठोर निगाह नगीना की तरफ गई। मैं बेहोश था, लेकिन तुम तो होश में थी। मेरी हालत तो आपसे भी बुरी थी। नगीना का सर भर रहा था, वो भर रहा उठा। मुझे तो आपकी चिंता खाई जा रही थी कि आप बेहोश कैसे हो गए, क्या हो गया आपको। मैं तो आपको होश में लाने का प्रयत्न कर रही थी। मुझे क्या पता कि उधर क्या हो रहा है। मैं तो बहुत चालाक हो तुम। देवराज चौहान ने कड़वे स्वर में कहा। चालाक? ये आप क्या कह रहे हैं? बकवास मत करो। तुम नगीना नहीं, गुड्डी हो। अगर नगीना होती तो जगमोहन की मौत का तुम्हें दुख हो रहा होता, लेकिन तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ। बिल्कुल सामान्य हो तुम। देवराज चौहान ने कठोर स्वर में कहा। नगीना की आंखों से आंसू बह निकले। जाने क्या हो गया है आपको, कैसी बातें कर रहे हैं आप कि मुझे जगमोहन की मौत का दुख नहीं है। नगीना की आंखों से निकले आंसू गालों तक लुढ़क गए थे। सच बात तो यह है कि जगमोहन के मरने का अफसोस मना पाने का मुझे वक्त ही नहीं मिल पाया। मेरा सारा ध्यान तो आप पर है। आपकी ही चिंता हो रही है मुझे। कभी आप मुझसे परायों की तरह बातें करने लगते हैं, कभी मुझे गुड्डी कहते हैं, तो कभी बेहोश हो जाते हैं। मैं तो आगे नहीं सुनी देवराज चौहान ने उसकी बात। होड़ पीछे वो गड्ढे की तरफ बढ़ता चला गया। नगीना वहीं बैठी परेशान सी देवराज चौहान को देखे जा रही थी। देवराज चौहान उस गड्ढे में उतरकर ठिठक गया था।
परेशान सा वो इधर उधर देख रहा था। वहाँ ना तो मनसुख था, ना जगमोहन। उनकी लाशें भी कहीं नजर न आ रही थी। उनका गिद्ध द्वारा खाया पिंजर भी नहीं था, और ना ही ऐसी कोई हड्डी या खून सनी जमीन की लगे कि कुछ समय पहले या मौत का तांडव हो रहा था। हक्का बक्का परेशान सा देवराज चांद इधर उधर देखता रहा। पुनः उसके चेहरे पर पागलपन जैसे भाव आने लगे थे। जगमोहन! एकाएक देवराज चांद गला फाड़कर चीख उठा। देवराज चांद की आवाज़ उस जगह में गूंज उठी। जवाब में हर तरफ शांति छाई रही। चौहान! देवराज चांद फौरन आवाज़ की तरफ पलटा। कुछ दूर वहीं पर नगीना रूपी गुड्डी खड़ी दिखी। उसे देखते ही धधक उठा देवराज चौहान का चेहरा। हरामजादी, तूने जगमोहन को मरने दिया। गुर्रा उठा देवराज चौहान। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इसके साथ ही देवराज चौहान गुड्डी के पास जाने के लिए गड्ढे से बाहर की तरफ भागा। नगीना रूपी गुड्डी शांत से खड़ी देवराज चौहान को देखे जा रही थी। गड्ढे से निकलकर देवराज चौहान पल प्रतिपल गुड्डी के पास पहुंचता जा रहा था। वहीं रुक जा! एकाएक नगीना के होंठों से गुर्राहट निकली। देवराज चौहान के कदम रुकते चले गए। गुस्से से कांप रहा था। तूने साबित कर दिया कि तू मतलबी है, गुड्डी बोल उठी। क्या बकवास कर! तेरे को जगमोहन की मौत का दुख है, परंतु मनसुख की मौत का नहीं। क्यों नहीं? उसकी मौत का भी दुख, लेकिन तू मनसुख को आवाज़ देकर चीखा नहीं, जगमोहन को ही आवाज़ दी। वो मेरा करीबी, मेरा खास था। यकीनन उसकी मौत का दुख मुझे बहुत ज़्यादा होगा। देवराज चांद ने मौत भरे स्वर में कहा। मैं किसी का भी दुख करूँ, तेरे को क्या? ताराचंद को भूल गया? गुड्डी ने कड़वे स्वर में कहा। देवराज चौहान की निगाह फौरन तालाब की तरफ उठी। वो सुर्ख सा गेंडे के साइज का मगरमच्छ तालाब के किनारे पर ही नजर आ रहा था। अब उसका मुंह बंद था। स्पष्ट था कि वो ताराचंद को निगल चुका था। सनसनाहट सी दौड़ती चली गई देवराज चौहान के जिस्म में। अकेला रह गया था वो। जगमोहन, मनसुख और ताराचंद में से कोई भी जिंदा नहीं बचा था। तीनों की मौत को वो भी अपनी आंखों से देख चुका था। तड़पते तड़पते मरे थे वे तीनों। किसी को नहीं बचा सका था। सरदार जगदम्बा की दौलत लेने को इधर आया था, परंतु दौलत तो कहीं ना दिखी। अपनों की ही मौतें अवश्य देख ली थी। जगमोहन उससे जुदा हो जाएगा ये तो कभी सोचा भी नहीं था। देवराज चौहान की धधकती निगाह नगीना रूपी गुड्डी पर जा टिकी। जो कुछ भी हुआ, देवराज चौहान मौत भरे स्वर में कहते हुए गुड्डी की तरफ बढ़ा। तेरी वजह से हुआ है। अगर तूने मुझे ना रोका होता तो मैं जगमोहन को अवश्य बचा लेता। जिंदा रहता वो अब तक। गुड्डी हौले से खिलखिलाकर हंस पड़ी। मैं तेरे को बहुत बुरी मौत मारूंगा। मुझे तू मार नहीं सकता। मैं तो हवा हूँ। नगीना की जान लेगा क्या? गुड्डी बोली। ये शरीर नगीना का भी नहीं। शक मत कर, ये नगीना ही है और मैं इस नगीना के मस्तिष्क पर ही सवार हूँ। गुड्डी ने मुस्कुराकर उसे करीब आते देखकर कहा। पहले भी तूने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन तकलीफ हुई नगीना को। मैं तो नगीना को छोड़कर चली गई थी। क्या अब फिर तू नगीना को, अपनी पत्नी को तकलीफ देगा? पास पहुंचकर देखा देवराज चौहान ठिठका। क्रोध में पांव पटक उठा। ये नगीना का शरीर नहीं है। ये वो बुत है जो जिंदा है। आगे बढ़। यहीं पर अटका रहेगा क्या? गुड्डी कह उठी। आगे? अब एक राज भी बताऊं? गुड्डी के चेहरे पर भेद भरी मुस्कान थी। क्या? जगमोहन, मनसुख दोनों ही जिंदा हैं। देवराज चौहान इन शब्दों को सुनते ही उछल पड़ा। क्या जिंदा है? उसके होठों से अविश्वास भरा स्वर निकला। हाँ, फिर झूठ? गुर्राया देवराज चौहान। मैंने अपनी आंखों से उन्हें मरते देखा है, और तू? वो जिंदा है चौहान, एकदम सलामत है। गुड्डी मुस्कुराते हुए कह उठी। बकवास करती है तू। गुड्डी की निगाह देवराज चौहान पर रही। देवराज चौहान होठ भींचे गुड्डी को देखे जा रहा था। विश्वास कर, तेरे से मैं झूठ क्यों बोलूँगी? सच बात तो यह है कि मेरा अस्तित्व ही ऐसा है कि मैं झूठ बोल ही नहीं सकती। कहूँगी तो सच ही कहूँगी, गुड्डी ने कहा। तो तूने कभी झूठ बोला ही नहीं? देवराज चौहान ने होठ भींच कर कहा। बोला। झूठ के बिना मेरे काम पूरे हो ही नहीं सकते, लेकिन मेरे बोले उस झूठ से किसी को नुकसान नहीं होता। मेरे झूठ भी भले के लिए होते हैं। गुड्डी मुस्कुरा पड़ी। और तू चाहती है तेरी बात सुनकर मैं तेरे पर विश्वास कर लूँ? देवराज चौहान गुस्से से भरा पड़ा था। मत कर, वक्त तेरे को समझा देगा कि मैं सच हूँ। देवराज चौहान कुछ पल उसे घूरता रहा, फिर बोला। जगमोहन, मनसुख जिंदा हैं? हाँ। और जो मैंने देखा था, उनकी मौत मेरे सामने ही, वो क्या था? वो मायावी खेल था पीताम्बरी का। गुड्डी कह उठी। वो सब उसकी शक्तियों की माया थी, धोखा था, फरेब था। वो सारा खेल तेरे को मौत देने के लिए रचा गया था चौहान। क्या मतलब? अगर तू जगमोहन, मनसुख को बचाने के लिए उनके पास जाता तो वो मायावी राक्षस, वो मायावी गिद्ध तेरी जान ले लेते। मेरी जान ले लेते? देवराज चौहान के होठों से निकला। हाँ, मेरी जान तो वो यहाँ आकर भी ले सकते थे। नहीं ले सकते थे। पीताम्बरी की शक्तियाँ उसी गड्ढे में राज कर रही थीं। उनकी सीमा वहीं तक थी। सिर्फ गड्ढे में ही उनकी शक्तियाँ अपना रंग दिखा सकती थीं। इस तरह वो शक्तियाँ आ ही नहीं सकती थीं।
वो सारा मायावी खेल ही इसलिए खेला जा रहा था कि तू उन्हें बचाने उस गड्ढे में उतरे और वो तेरी जान ले लें। तेरी जान लेना ही उनका मकसद था, परंतु वो मायावी शक्तियाँ अपने मकसद में सफल नहीं हो सकी और चली गईं। तो इसी कारण तू मुझे वहाँ जाने से रोक रही थी। हाँ, ये बात तो मुझे कह सकती थी, बता सकती थी कि तब तूने मेरी बात का विश्वास करना ही नहीं था, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। देवराज चौहान कुछ ना बोला, उसे देखता रहा। मस्तिष्क में सोचों का तूफान उमड़ा उमड़ा पड़ा था। वैसे भी तब मैं तेरे को हकीकत नहीं बता सकती थी। क्यों? ये मेरी समस्या है चौहान, इन बातों से तेरा कोई मतलब नहीं। देवराज चौहान गुड्डी को देखता रहा, फिर बोला, पीताम्बरी कौन है? याद नहीं आया तेरे को? गुड्डी ने कहते हुए गहरी सांस ली। नहीं, मेरे को क्यों याद आएगा? देवराज चौहान के माथे पर बल उभरे। इसका जवाब भी तेरे को खुद ब खुद मिल जाएगा। तिलिस्म में से रास्ता बनाते जब तू पीताम्बरी की नगरी की तरफ बढ़ेगा तो पूर्व जन्म की बातें तेरे को याद आ जाएंगी, गुड्डी ने कहा। पूर्व जन्म? हाँ, ये रास्ता तेरे पूर्व जन्म में जाता है चौहान। अब तू चाहकर भी वापस नहीं जा सकता, तेरे को आगे ही बढ़ना होगा। तू ऐसे रास्ते पर निकल आया जहाँ वापसी के लिए कोई दरवाज़ा नहीं, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं यहाँ दौलत लेने आया था और दौलत तो तू पीछे छोड़ आया है, गुड्डी मुस्कुराई। पीछे कहाँ? वो मीनार, मीनार की ऊपरी मंजिलों में वो दौलत पड़ी है, लेकिन तू तो मीनार में प्रवेश करके सामने नजर आने वाले रास्ते पर चला आया। वहाँ मीनार पर जाने के लिए सीढ़ियाँ जा रही थी। दौलत पानी थी तो उन सीढ़ियों पर चढ़ना था। जगदम्बा ने अपनी दौलत मीनार के नीचे नहीं, मीनार के भीतर रखी हुई है। ओह, यहाँ से वापस भी तो बोला तो तेरे को चौहान, ये जगह ऐसी है कि यहाँ से कदम वापस नहीं जा सकते। ये रास्ता सिर्फ आगे को जाता है, वापस नहीं जाता। तू वापस जाने की कोशिश करेगा तो अब सब रास्ते तेरे को बंद मिलेंगे। देवराज चौहान के होंठ भिज गए। क्या परेशानी है अब तेरे को? कुछ भी समझ नहीं आ रहा। देवराज चौहान क्या उठा। बताया तो है तेरे को सब कुछ। सब कुछ कहाँ बताया है? और जो बताया उसमें तो उससे तो मैं और भी उलझ गया हूँ। तू हर चीज़ को इसी पल क्यों सुलझा लेना चाहता है? देवराज चौहान ने गुड्डी को देखा। वक्त का इंतज़ार कर, सब कुछ खुद ब खुद ही सुलझ कर तेरे सामने आता चला जाएगा। तेरी बातें मुझे परेशान कर रही हैं, गुड्डी मुस्कुराई। मेरी बातें तेरे को परेशानी नहीं दे रही, बल्कि मेरी बातें सुनकर तेरी सोचें तेरे मस्तिष्क में उठ रही हैं। वो तेरे को बेचैन किए दे रही हैं चौहान। सब्र के साथ सोचों पर काबू रखेगा तो सब ठीक लगेगा तेरे को। देवराज चौहान गुड्डी को खोज भरी नज़रों से देखता रहा। क्या देखता है? तू है कौन? गुड्डी। गुड्डी कौन? इसका जवाब तेरे को अभी नहीं दे सकूंगी। जब वक्त आएगा तो तेरे को हर बात का जवाब मिलेगा। वक्त कब आएगा? जब आना होगा आ जाएगा। आएगा भी या टालने के लिए बातें कह रही है? बोला देवराज चौहान। आएगा। नगीना के शरीर में तू कैसे आ गई? मैं हर शरीर में आ सकती हूँ लेकिन आती नहीं। क्यों? जब तक कोई शरीर मुझे पसंद ना आए मैं उसमें प्रवेश नहीं करती। क्यों? तू शरीरों में प्रवेश करती क्यों है? क्या करेगा जानकर? गुड्डी मुस्कुरा पड़ी। बता। तेरा भला करने आई हूँ मैं। क्यों? हर बात का जवाब तो मैं तेरे को देने से रही। ये सवाल हर बात में नहीं आता। बता, तू मेरा भला करने क्यों आई है? देवराज चौहान बोला। अभी इसका जवाब नहीं दूंगी। क्यों? पूछना पड़ेगा मुझे। किससे पूछेगी? जो मेरे बड़े हैं, जिन्होंने मुझे इस काम के लिए भेजा है। मतलब कि तू दूसरों के आदेश की मोहताज है? तेरा वजूद गुलामी वाला है कि दूसरे तेरे को आदेश? ऐसी बात मत कर। गुड्डी की आवाज़ में तीखापन आ गया। मैं अपनी मर्ज़ी की मालिक हूँ। मेरा दिल जिस काम को करेगा वही करूँगी। काम बता दिया जाता है मेरे को, पसंद आता है तो मैं कर लेती हूँ, नहीं तो दूसरी गुड्डी के हवाले काम कर दिया जाता है। दूसरी गुड्डी? हाँ। कितनी हो तुम? गुड्डी ने मुस्कुराकर देवराज चौहान को देखा। क्या करेगा तू जानकर? सवाल उठा तो पूछ रहा हूँ, करना क्या है? देवराज चौहान की निगाह गुड्डी यानी नगीना पर थी। जैसे तेरी दुनिया है देवराज चौहान, वैसी ही हमारी दुनिया है। तुम्हारी दुनिया में अपने अंदाज हैं और हमारी दुनिया में अपने। देवराज चौहान गुड्डी को देखते कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं तेरा नुकसान करने नहीं आई, फ़ायदा ही दूंगी तेरे को। अभी तक तो मुझे फ़ायदा दिखा नहीं। दिखेगा। एक फ़ायदा तो तेरे को ये दिखा कि मैंने कुछ देर पहले तेरे को मरने से बचा लिया। अगर तू उस मायावी खेल के दौरान गड्ढे में उतर जाता तो पीताम्बरी की शक्तियों ने तेरी जान ले लेनी थी, गुड्डी बोली। ये तू कहती है, क्या पता ऐसा कुछ भी नहीं होता? देवराज चौहान ने कहा। मुझे आजमाएगा तो नुकसान उठाएगा चौहान। तू क्या चाहती है कि मैं तेरी बातों को आंखें बंद करके मान लूँ, यकीन कर लूँ? इस बात का जवाब तो तेरे को वक्त देगा, आने वाला वक्त, गुड्डी ने गंभीर स्वर में कहा। मैं तेरे पर विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ। मत कर। एकाएक गुड्डी मुस्कुरा पड़ी। तू नगीना के शरीर में कैसे आ गई? शरीर में नहीं, मस्तिष्क में। मस्तिष्क पर अधिकार हो जाए तो शरीर पर खुद ही हो जाता है। कैसे आ गई तू इस शरीर में? यूं ही नहीं आ गई, बहुत तैयारी करनी पड़ती है। आने का रास्ता बनाना पड़ता है, जिसमें बहुत मेहनत और वक्त लगता है। 3 महीनों से मैं इस प्रयास में लगी थी, जबकि तुम तक पहुंच पाने का आदेश तो मुझे कुछ दिन पहले ही मिला है। तेरा मतलब कि तेरे को पहले ही पता था कि तूने मुझ तक आना है? हाँ, मेरी शक्तियों ने मुझे पहले ही इस बात का एहसास करा दिया था।
अगले 3 महीनों का मेरे कार्यों का ब्यौरा मुझे खुद ही ज्ञात हो जाता है। जब इन 3 महीनों का मेरा वक्त शुरू हुआ तो 3 महीनों का भविष्य मेरे सामने आईने की तरह नजर आया। मैं तो तभी से इस काम पर लग गई थी। अगर मैंने पहले से ही तैयारी न कर रखी होती तो आदेश मिलने पर मैं फ़ौरन ही कैसे आ पाती। मैं ना आती तो पीताम्बरी के मायावी खेल में फंसकर तुम जान गंवा चुके होते चौहान। देवराज चौहान गुड्डी को देखने लगा। क्या देख रहे हो? मुझे तुम पर, तुम्हारी बातों पर भरोसा नहीं। आने वाला वक्त तुम्हें अवश्य भरोसा दिलाएगा। तुमने नगीना के शरीर पर अधिकार कर रखा है। इसके जीवन का महत्वपूर्ण वक्त तुम इस्तेमाल कर रही हो। ये गलत बात है। तुम्हारी बात ठीक है और गलत भी। वो कैसे? नगीना का मस्तिष्क इस वक्त मेरे काबू में है, जिसके द्वारा मैं तुमसे बात कर रही हूँ। परंतु नगीना का वक्त वो वक्त है जब ये अपनी सोचों में लगी हुई है। इसे बात नहीं करनी है। मैं नगीना के उस वक्त का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसे चुप कराकर मैं तुमसे बात कर नहीं कर रही चौहान। इस वक्त नगीना पर इतना ही असर पड़ रहा है कि ये हमारी बातों को सुन नहीं सकती। इस वक्त ये अपनी सोचों में है। जब मैं इसे आज़ाद करूँगी तो इसे सब कुछ सामान्य लगेगा। बेहतर होगा इस बारे में तुम नगीना की परवाह मत करो। मेरे होते हुए नगीना के साथ ज़रा भी अन्याय नहीं हो सकता। देवराज चौहान गुड्डी को देखता रहा। नगीना के भीतर आए बिना मैं तुम्हारे साथ कदम से कदम बढ़ाकर चल भी नहीं सकती, इसलिए ये सब ज़रूरी है। मैंने बोला, देवराज चौहान, तेरे से एक सवाल पूछा था। क्या? अगर मुझे तेरी ज़रूरत महसूस ना हो, तेरे को जाने के लिए कहूँ तो? नहीं जाऊँगी। गुड्डी मुस्कुराई। क्यों? जो काम करने आई हूँ वो पूरा करके ही जाऊँगी। मैं तेरे से कोई काम ना लूँ तो? रहने दे चौहान। इस बात का जवाब ना ही पूछे तो ठीक है। तू जवाब दे। तेरे को सवाल ऐसे हैं कि जिनका जवाब वक्त देगा, हालात देंगे, या फिर कभी मैं ही तेरे को दूंगी। मतलब कि अभी नहीं देगी जवाब? नहीं, संभव ही नहीं कि अभी तेरे जवाब दे सकूं। गुड्डी ने सिर हिलाकर कहा। देवराज चौहान गुड्डी को देखता रहा, फिर बोला, तू मेरी समझ से बाहर है अभी तक। तू कौन है? किसने भेजा है तुम्हें? कहाँ से आई हो? क्या करने आई हो तुम? कैसे तुम नगीना के मस्तिष्क में, शरीर में आ जाती हो? खुद को हवा कहती हो, परंतु अपनी बातों की सत्यता की जांच तुम ही नहीं कर सकती। मेरे हर सवाल को तुम आने वाले वक्त की तरफ ढकेल देती हो कि इसका उत्तर मुझे बाद में मिलेगा। यही उचित है, यही बेहतर है, गुड्डी ने कहा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास कर लूँगा? जल्दी ही तुम्हें इसका उत्तर मिलेगा चौहान। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई। गुड्डी एकटक उसे देख रही थी। इस एक सवाल का जवाब तो तेरे को अभी देना होगा। देवराज चौहान क्या उठा। बोल। ये नगीना नहीं है, वो बुत है जो मेरे देखते ही देखते जीवित हो गया। इसमें जान पड़ गई। फिर यह नगीना नजर आने लगी। मुझे पता है ये कौन है जिसे तू नगीना कह रही है। नगीना ही है ये, तेरी पत्नी। गुड्डी मुस्कुराई। नहीं है ये नगीना, ये तो बुत। नगीना है ये, नगीना से जुदा नहीं है ये। गुड्डी शांत स्वर में बोली। नगीना का दूसरा रूप है ये। मैं नगीना को मुंबई में छोड़कर आया। चौहान, गुड्डी ने टोका, तू ठीक कहता है और मैं भी ठीक हूँ। नगीना को तू मुंबई में छोड़कर आया और तेरे सामने इस वक्त जो खड़ी है, जिसे माध्यम बनाकर मैं तेरे से बात कर रही हूँ, वो भी नगीना है। ये संभव हो ही नहीं सकता। देवराज चौहान ने दबे स्वर में कहा। गुड्डी कुछ पल चुप रहकर कह उठी। इंसान अपना जन्म पूर्ण करके मर जाता है और दोबारा जन्म लेता है तो उसका एक अंश हमारे पास भी रह जाता है। इस वक्त जो नगीना तेरे सामने खड़ी है वो उसी अंश की देन है। ये नगीना ही है, वही नगीना जिससे तू मुंबई छोड़कर आया, और ये भी वही नगीना है। वही नगीना, वही सब कुछ, ज़रा भी अलग नहीं। देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। यानी दोबारा जन्म लेने पर उस इंसान का एक अंश तुम लोग स्टोर कर लेते हो? हाँ, यूँ भी कह सकते हो तुम। तुम कौन हो? तुम्हारा नेटवर्क क्या है? देवराज चौहान ने पूछा। फिर वही बात, वही सवाल। वक्त से पहले तेरे को जवाब नहीं मिलेगा। यूं तो एक इंसान को एक ही जन्म मिलता है, परंतु कुछ वजहें बाकी रह जाती हैं जो किसी को दूसरा जन्म भी मिल जाता है। लेकिन सब खेल गुणों और कर्मों पर निर्भर होते हैं। किसी को तो एक जन्म भी अधूरा छोड़कर वापस आना पड़ता है। लेकिन मेरा तो ये तीसरा जन्म है, देवराज चौहान बोला। हाँ, तुम कहती हो कि दूसरा जन्म भी कठिनता से मिलता है। बताया तो, गुणों और कर्मों का असर है। तेरे 7 जन्म है चौहान। 7? देवराज चौहान की आंखें सिकुड़ी। हाँ, इतने क्यों? तुम तो अजीब बातें बताऊंगी। ये बात तेरे को अवश्य बताऊंगी कि तेरे को 7 जन्म क्यों मिले हैं। अभी तो तू इतना जान ले कि पहले जन्म में कुछ ऐसा हुआ कि तेरे साथ 7 जन्म बन गए। गुड्डी ने मुस्कुरा कर कहा। देवराज चौहान देखता रहा गुड्डी को। क्या हुआ था मेरे साथ? फुर्सत में बताऊंगी। मेरे साथ साथ दूसरों को भी तो जन्म मिल रहे हैं। मोना चौधरी को, नीलू महाजन को, पारसनाथ को, नगीना को, जगमोहन को, सोहन लाल को, रुस्तम और बाकी को, और मोना चौधरी भी 7 जन्मों को भोगेगी। ग्रहों ने तुम दोनों को जोड़ रखा है, परंतु अन्यों का ये जन्म दूसरा ही है। बाकी सब तो तेरी और मोना चौधरी की इच्छा से जन्म ले रहे हैं, क्योंकि तुम अपने साथियों को पसंद करते हो और मोना चौधरी अपने साथियों को। तेरे और मोना चौधरी को छोड़कर यह अन्यों का दूसरा ही जन्म है, तीसरा नहीं। उनका तीसरा जन्म क्यों नहीं हुआ? उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी। तेरा और मोना चौधरी का दूसरा जन्म बिल्कुल शांत था, कोई झगड़ा नहीं। तुम दोनों बहुत मौज मस्ती की, इतनी कि पहले जन्म की कसर भी पूरी हो गई।
मौज मस्ती की? देवराज चौहान के होठों से निकला। क्या मतलब? तुम दोनों दूसरे जन्म में आदर्श पति पति बनकर रहे। गुड्डी मुस्कुरा पड़ी। पति पत्नी? देवराज चौहान चौंका। हाँ चौहान, ये खबर मेरे लिए नहीं है। देवराज चौहान सच में हक्का बक्का था। मोना चौधरी मेरी पत्नी और तुम उसके पति थे चौहान? असंभव। देवराज चौहान के चेहरे के भाव देखने लायक थे। यही सच है चौहान, तुम दोनों एक दूसरे को अपनी जान से ज़्यादा चाहते थे। कांटा अगर एक को चुभता था तो दर्द दूसरे को होता था। जिस्म दो थे लेकिन जान एक थी। देवराज चौहान गुड्डी को देखे जा रहा था। गुड्डी मुस्कुरा रही थी। विश्वास नहीं आया चौहान? गुड्डी हौले से हंसी। नहीं। देवराज चौहान के होठों से निकला। मैंने वो सच तेरे को बताया जिसे कि इंसान जान नहीं पाते, क्योंकि पूर्व जन्म की बातें उन्हें याद नहीं रहती और बताने वाला कोई होता नहीं। तो खुशकिस्मत है कि तेरे को ये सब बातें जानने का मौका मिल रहा है। देवराज चौहान देखता रहा गुड्डी को। मौका तेरे को पहले भी मिला। इस शरीर की वजह से तू कई बार पूर्व जन्म में प्रवेश कर चुका है। पहले के वक्त में कदम रखने का तेरे को कितनी बार मौका मिला, क्योंकि तेरे ग्रह ही ऐसे हैं जो तेरे को पूर्व जन्म में बार बार ले जाते रहेंगे। क्यों? कई काम जो अधूरे हैं, उन कामों को तू वक्त रहते पहले वाले जन्म में पूरे ना कर सका और वो तेरे ग्रहों के साथ बंध गए। उन्हें तूने ही पूरा करना है। या फिर यूँ समझ ले कि तेरे को जो 7 जन्म मिले हैं, उन 7 जन्मों की कीमत इस बच्चे कामों को पूरा करके तूने चुकानी है। एक बात दूसरी बात से बंधी होती है। यूं ही किसी को मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। मुझे भी कुछ पाना होता है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। कभी पहले मिल जाता है तो मेहनत बाद में करनी पड़ती है कि उसकी कीमत चुकाई जा सके। कभी मेहनत पहले कर ली गई होती है। देवराज चौहान के चेहरे पर ढेरों उलझनों का जाल बिखरा था। क्या बात है चौहान, परेशान क्यों हो गया? तुम्हारी बात मेरे गले से नीचे नहीं उतर रही कि मोना चौधरी दूसरे जन्म में मेरी पत्नी थी। गुड्डी हंसी। अपने गले को ठीक कर ले चौहान, क्योंकि धीरे धीरे मैं तेरे को ऐसी बहुत बातें बताऊंगी जो तेरे गले से नीचे नहीं उतरेंगी, और मेरी बात पर विश्वास करके उन बातों को तुझे अपने गले से नीचे उतारना ही होगा। देवराज चौहान के होंठ बिचे रहे। तुम्हारे 2 बच्चे भी थे। गुड्डी कह उठी। बच्चे? देवराज चौहान के होंठों से निकला। 2 बच्चे? अब कहाँ हैं? ये तो तेरे दूसरे जन्म की बात है, इस जन्म में तो है नहीं। जब जब तेरा ब्याह मोना चौधरी के साथ होगा तभी बच्चे होंगे, गुड्डी कह रही थी। इस जन्म में तेरा ब्याह मोना चौधरी के साथ है ही नहीं, क्योंकि तीसरे जन्म में पहले वाले ग्रह ज़्यादा बलशाली हो चुके हैं, जो कि तेरा और मोना चौधरी का मेल नहीं होने देंगे। तुम दोनों में झगड़ा ही करवाते रहेंगे। तुम दोनों में प्यार नहीं, खून खराबे ही होगा। देवराज चौहान का मस्तिष्क साए साए कर रहा था। मुझे तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं आ रहा। देवराज चौहान के होंठों से निकला। तुम झूठ हो। ना तो मैं झूठ हूँ और ना ही मेरा अस्तित्व। साथ ही मैं तेरे पर इस बात का दबाव भी नहीं डाल रही कि तू मेरी बातों का यकीन करे। मैंने बताया और तूने सुना। मानने या ना मानने की कोई बंदिश नहीं है। अगले जन्म में क्या होगा? पूछ बैठा देवराज चौहान। मैं नहीं जानती। जन्मों का भूतकाल तो मैं बता सकती हूँ, भविष्य नहीं। जन्मों का भविष्य मैं तभी बता सकती हूँ जबकि मेरे में इस बात की शक्ति डबल हो जाए, गुड्डी बोली। कौन डालेगा शक्ति तुम में? मेरे आका, मुझे बनाने वाले। कौन है वो? मालूम होता चला जाएगा तेरे को। कुछ भी जानने की जल्दी मत कर। दूसरे जन्म में भी तेरा नाम देवा ही था और तीसरे जन्म में भी देवा यानी देवराज। देवराज नाम तेरा 7 जन्मों में नहीं बदलेगा। मोना चौधरी का भी नहीं बदलेगा। किसी जन्म में वो मिन्नो बनेगी तो किसी में मोना। गुड्डी की निगाह देवराज चौहान पर थी। देवराज चौहान की निगाह गुड्डी पर। मस्तिष्क में सवालों का तूफान उठा पड़ा था। अब किस उधेड़बुन में लग गया तू? उसे चुप पाकर गुड्डी कह उठी। देवराज चौहान ने गुड्डी को देखा। कुछ बातें और जाननी है मुझे जो अब नहीं। गुड्डी हाथ उठाकर बोली। सारी उम्र बीत जाएगी, तेरे सवाल तो कभी ख़त्म होंगे ही नहीं। फिर बताऊंगी। फिर कब? साथ ही हूँ तेरे। कहीं जाना भी पड़ा तो फिर आ जाऊंगी। जब कभी फुर्सत होगी तो ये बातें फिर कर लेंगे। देवराज चौहान की निगाह उसी पर गड्ढे की तरफ घूमी। वहाँ कुछ भी ना दिखा। जगमोहन और मनसुख की याद पुनः उसके जहन में उठी। गुड्डी से बातों में इतना गुम हो गया कि सब कुछ भूल बैठा था। अगले ही पल उसने गुड्डी से कहा, जगमोहन और मनसुख कहाँ हैं? ध्यान आ गया तुझे उनका? गुड्डी मुस्कुराई। वो सलामत है। मुझे उनके पास ले चल। उनके पास तू ले जाएगा मुझे? मैंने तेरे को नहीं ले जाना है। चल रास्ता बता देती हूँ। फिर वे दोनों आगे बढ़े। नीचे कच्ची ज़मीन थी। आगे तालाब आया तो देवराज चौहान के होंठ भिज गए। वो ठिठका। ताराचंद मर गया? उसने गुड्डी को देखा। उसे मगरमच्छ निकल गया था। वो भी जिंदा है, लेकिन ताराचंद से मुलाकात होने में वक्त है। गुड्डी ने कहा, जगमोहन और मनसुख से मिल सकता है अगर पूरे जी जान से कोशिश करे तो। कोशिश? हाँ, चलता रहे, रुक मत। देवराज चौहान गुड्डी के साथ पुनः आगे बढ़ने लगा। वो मगरमच्छ भी तालाब में नहीं है? देवराज चौहान बोला। कहाँ गया? सब मायावी जाल था। चलते चलते गुड्डी बोली।
मायावी खेलों का वक्त बांध दिया जाता है कि वो सब कुछ उतनी ही देर होगा, उसके बाद वक्त पूरा होते ही सब कुछ वापस अपनी जगह चला जाता है और मायावी खेल के शिकार बने लोग उनकी कैद में चले जाते हैं। तुमने जिस ताराचंद को देखा वो असली था, लेकिन जिस जगमोहन और मनसुख को देखा वो असली नहीं थे। वे दोनों तो अपने रास्ते पर आगे जा चुके हैं। मायावी जाल ने तुम्हें अपना शिकार बनाने के लिए माया से जगमोहन और मनसुख के पुतले बनाकर फर्से से उन्हें काटने लगे कि तुम देखो तो उन्हें बचाने के लिए उस गड्ढे में पहुंचो और उनकी शक्तियां तुम्हें खत्म कर देती। मुझे खत्म करके उन्हें क्या मिलता? पीताम्बरी की तरफ बढ़ता खतरा रुक जाता। पीताम्बरी बार बार कोशिश करेगी कि तुम पूर्व जन्म की नगरी में ना पहुंच सको। उसे तुमसे इस जन्म में खतरा है, वो जानती है। मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा। तिलिस्म तोड़ते हुए जब आगे बढ़ोगे तो कभी भी तुम्हें पहले जन्म का पीताम्बरी वाला वक्त याद आ सकता है। फिर तेरी उलझनें कम हो जाएंगी चौहान। एक बात और बता देती हूँ। क्या? चलते चलते देवराज चौहान ने उसे देखा। तेरे पीछे और भी बहुत लोग आ रहे हैं इस तरफ। और लोग? किसकी बात कर रही हो तुम? मोना चौधरी, सोहनलाल महाजन, पारसनाथ, रुस्तर राव, बाकेलाल राठौर और नगीना। नगीना? देवराज चौहान चौंका। हाँ, वो नगीना जिसे तुम मुंबई में छोड़ आए थे। और ये जिसके भीतर मौजूद रहकर तुम मुझसे बात कर रही हो, ये भी नगीना है। नगीना का रूप ही तो है ये। लेकिन वो सब इस तरफ क्यों आ रहे हैं? आना ही था उन्हें। तुम पूर्व जन्म की नगरी में प्रवेश करने जा रहे हो तो उन्होंने भी तो आना ही था। उनके बिना यह काम पूरा हो ही नहीं सकता, जिसके लिए ये सारा चक्रव्यूह बड़ी शक्तियों ने रचा था। चक्रव्यूह? बड़ी शक्तियाँ? तुम किस काम की बात कर रही हो? देवराज चौहान ने पूछा। आगे बढ़ते रहो, सब पता चल जाएगा। इन बातों का जवाब देने में तुम्हारे पास नहीं आई। देवराज चौहान के माथे पर बल पड़े। तो किस काम के लिए तुम मेरे पास आई हो? आगे देखो। देवराज चौहान ने निगाह सामने की तो उसी बल ठिठक गया। बातों बातों में वो उस रास्ते पर काफ़ी आगे निकल आए थे और सामने 2 फीट चौड़ी और 5 फीट ऊंची दरवाजे जैसी जगह नज़र आ रही थी। उसमें पत्थर की चौखट लगी नज़र आ रही थी, परंतु दरवाज़ा नहीं था उसमें। उसके भीतर काफ़ी आगे धुआं ही धुआं नज़र आ रहा था। रुक मत, आगे बढ़। क्या है ये देखना समझना तेरा काम है कि क्या है आगे इस दरवाजे के पार। गुड्डी गंभीर स्वर में क्या उठी। इतना जान ले कि जगमोहन और मनसुख इसी रास्ते से गए हैं, और जब वो गए थे तो रास्ता साफ था, ये सब नहीं था। तू इस रास्ते को पार करके दूसरी तरफ पहुंच गया तो जगमोहन मनसुख से तेरी मुलाकात हो जाएगी। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। मैं जाऊंगी अब। जाएगी? देवराज चौहान ने गुड्डी को देखा। कहाँ जाना? चाह कर भी मैं रुक नहीं सकती। तूने जिस रास्ते को पार करना है वहाँ मेरा काम नहीं है। मुझे और भी काम है, वो भी करने हैं मैंने। तू इस रास्ते को पार कर जगमोहन और मनसुख के पास पहुँच जा। सुन। गुड्डी का स्वर शांत था। तेरे को मेरी ज़रूरत है कि नहीं? ये क्यों पूछा? अगर गुड्डी की ज़रूरत है तेरे को तो नगीना को भी अपने साथ इस रास्ते से पार करा ले जाना उस तरफ। नगीना तेरे पास होगी तो तभी नगीना में आकर मैं तेरे से बात कर पाऊँगी। तूने अभी तक मेरे को कोई नुकसान नहीं दिया, इसलिए तेरे को साथ रखने में मेरे को कोई ऐतराज़ नहीं। तो नगीना को भी अपने साथ इस रास्ते से पार दूसरी तरफ ले जाना, तभी हमारी मुलाकात होगी चौहान। जा रही हूँ। इसके साथ ही उनकी बातचीत में विराम लग गया। देवराज चौहान दरवाजे रूपी रास्ते के पास पहुंचकर ठिठका। साथ आती नगीना कह उठी। ये रास्ता कैसा है? यह धुआं किस चीज़ का उठ रहा है? यही मालूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। देवराज चौहान ने नगीना पर नज़र डालकर शांत स्वर में कहा। आओ भीतर चलते हैं। नगीना ने फ़ौरन देवराज चौहान की बाँह पकड़ ली। दोनों चौखट के उस रास्ते से भीतर प्रवेश कर गए। भीतर 1000 वर्ग गज जितनी खुली जगह थी और उसके आसपास पहाड़ जैसी सपाट दीवारें खड़ी थीं। हैरानी की बात तो ये थी कि वह सपाट दीवारें उन्हें प्रवेश करने से पहले नज़र नहीं आ रही थीं और सामने नज़र पड़ते ही जैसे दिल दहला देने वाला नज़ारा था। सारी जगह दलदल से भरी हुई थी और वो दलदल उबाल मार रही थी। वो धुआं उसी दलदल से निकलकर वातावरण में फैला हुआ था। दलदल उबलने की गड़गड़ की आवाज़ बेहद मध्यम सी कानों में पड़ रही थी। उस धुएं की वजह से उबलती दलदल में दूर दूर तक देख पाना भी संभव नहीं था। आप यहाँ क्यों आ गए? नगीना कह उठी। चलिए यहाँ से, हमें यहीं जाना है। देवराज चौहान के होठों में कसाव आ गया था। नज़रें हर तरफ घूम रही थीं। यहाँ? नगीना ने उलझन से कहा। हाँ, इस जगह को पार करना है। उस तरफ जगमोहन और मनसुख मौजूद हैं। जगमोहन? नगीना के चेहरे पर अजीब से भाव उभरे। वो तो जान गंवा बैठा है। गिद्ध उसके शरीर को। वो जगमोहन नहीं था, पीताम्बरी का मायावी खेल था। वो मेरी जान लेना चाहती थी। जगमोहन नहीं था, लेकिन मैंने खुद उसे मरते देखा है। नगीना की निगाह देवराज चौहान के चेहरे पर जा टिकी। और ये पीताम्बरी कौन है? किस मायावी खेल की बात कर रहे हैं आप? देवराज चौहान ने नगीना को देखा। 2 पलों की सोच के पश्चात बोला। गुड्डी ने बताया था ये सब। गुड्डी? ये कौन है? नगीना के माथे पर बल पड़े। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहीं आपके दिमाग को कुछ हो तो नहीं गया? पहले मुझे गुड्डी कह रहे थे और आप कहते हैं कि गुड्डी ने बताया। जाने किस पीताम्बरी और किस मायावी खेल की बात कर रहे हैं। क्या हो गया आपको?
नगीना चिंतित नजर आने लगी। देवराज चौहान की निगाह नगीना पर टिकी रही, फिर मुस्कुरा पड़ा। नगीना के चेहरे पर उभरी उलझन और बढ़ गई। मैं तुमसे मजाक कर रहा था नगीना। मजाक? लेकिन यह बात सच है कि जगमोहन और मनसुख जिंदा हैं। उनकी मौत देखना हमारी आंखों का भ्रम था। हम वही देख रहे थे जो पीताम्बरी की मायावी शक्तियां हमें दिखा रही थी। फिर पीताम्बरी की मायावी शक्तियां? मैं कुछ भी समझ नहीं पा रही कि अभी मैं जो कह रहा हूँ तुम वो सुनो और यकीन करो। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। सवाल मत पूछो, क्योंकि अभी इन सवालों का तसल्लीबख्श जवाब नहीं दे पाऊंगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जवाब मेरे पास भी स्पष्ट नहीं है। इस वक्त मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा तो सुनने के बाद तुम्हारे सवालों की संख्या और भी ज़्यादा हो जाएगी, और ठीक जवाब मेरे पास होगा नहीं। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। नगीना सोच भरी नज़रों से देवराज चौहान को देखती रही। तुम गुड्डी को जानती हो? देवराज चौहान ने पूछा। गुड्डी? नगीना के चेहरे पर अजीब से भाव हो रहे। हाँ, देवराज चौहान ने सिर हिलाया। नाम तो सुना ही होगा। मैं ऐसी किसी गुड्डी को नहीं जानती जिसका नाम सुना हो। आपके मुंह से ये नाम सुना है। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली और दलदल की तरफ देखने लगा। नगीना अभी भी उलझन में थी। वो देखो, देवराज चौहान के होठों से निकला। नगीना की निगाह फौरन दलदल की तरफ गई। दलदल के धुएं के बीच में से प्याले नुमा एक कटोरा नजर आया, जो कि ज़रा ज़रा डोलता इसी तरफ आ रहा था। वो 5 फीट के व्यास में था और 3 फीट गहरा था। हैरत की बात तो ये थी कि वो कटोरा शीशे का था और चमक रहा था। ऐसा लगता था जैसे वो शीशे का कटोरा दलदल में तैरता रहता हो, जबकि दलदल पर किसी चीज़ का रुके रह पाना संभव नहीं था। ये क्या है? नगीना क्या उठी। देवराज चौहान एकटक कटोरे को देखे जा रहा था। हम इस पर बैठकर दलदल पार कर सकते हैं, नगीना बोली। बेवकूफ़ी वाली बात मत करो। क्या मतलब? नगीना ने देवराज चौहान को देखा। यह धोखा है। धोखा? हाँ, देवराज चौहान ने होठ बीच कर कहा। क्या दलदल पर कोई चीज़ ठहर सकती है? नहीं, दलदल अपने ऊपर आने वाली हर चीज़ को अपने भीतर खींच लेगी, नगीना ने कहा। फिर यह कटोरा दलदल पर क्यों ठहरा हुआ है? ओह, नगीना ने गहरी सांस ली। आप बताइए क्यों ठहरा हुआ है? यह पीताम्बरी की मायावी चाल का ही कोई हिस्सा है। वो अवश्य जान चुकी होगी कि अब मुझे दलदल पार करनी है। ऐसे में मेरे लिए जानलेवा कटोरे का इंतजाम करके मेरे सामने कर दिया कि हम कटोरे को नाव के रूप में इस्तेमाल करें और दलदल की भेंट चढ़ जाएं। पीताम्बरी? नगीना बड़बड़ा उठी, लेकिन इस बार उसने पीताम्बरी के बारे में कुछ पूछा नहीं। लेकिन हम ये दलदल किसी भी स्थिति में पार नहीं कर सकते। तुम यहीं रुको, मैं दलदल के आसपास रास्ता देखता हूँ कि शायद इसे पार कर पाने का कोई मुनासिब रास्ता हो। कहने के साथ ही देवराज चौहान दलदल के किनारे किनारे एक तरफ बढ़ गया। नगीना वहीं खड़े नजरें दौड़ाती रही। वो शीशे का चमकता कटोरा धीरे धीरे दलदल पर सरकता उसी तरफ आता जा रहा था। नगीना की निगाह कटोरे पर टिक चुकी थी। फिर उसने गर्दन घुमाकर देवराज चौहान की तरफ देखा, जो दलदल के किनारे से होता हुआ पहाड़ जैसी सपाट दीवार की तरफ बढ़ता जा रहा था। कुछ ही देर में कटोरा पास आ गया। वो सिर्फ नगीना से 10 कदम दूर दलदल के किनारे पर ठहरा था। अगले ही पल नगीना चौंकी। उस शीशे के कटोरे में कोई मौजूद था, लेटा हुआ था। हिलता सा नजर आया और फिर देखते ही देखते वो जो भी था सीधा होता चला गया। नगीना को अब वो स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। वो करीब 25 बरस का बेहद खूबसूरत युवक था। उसके बाल संवरे हुए पीछे की तरफ जा रहे थे। चौड़ा माथा, भरे गाल, कानों में सोने की छोटी सी बालियां। उसने बंद गले का सफ़ेद कोट और पैंट पहन रखी थी। स्वागत है आपका, वो बेहद मीठे स्वर में क्या उठा। मेरा नाम कुंवर है। नगीना की आंखें सिकुड़ चुकी थी। कौन हो तुम? नाविक हूँ। यहाँ आने वालों को दलदल पार कराता हूँ, लेकिन यहाँ आता ही कोई नहीं, इसलिए नींद में डूबा रहता हूँ। मेरी ये नाव दलदल में भ्रमण करती रहती है। ये पहली बार है कि कोई दलदल पार करने के लिए आया है। नगीना सतर्क सी उसे देखे जा रही थी। यहाँ आने वालों को तुम क्यों दलदल पार कराते हो? नगीना ने पूछा। पीताम्बरी देवी का आदेश ही ऐसा है। उसका कहना है कि जो मेरी नगरी की तरफ आना चाहे उसे दलदल पार करा देना। कष्ट नहीं होना चाहिए आने वाले को। इस आदेश का मानना मेरा पहला धर्म है। नगीना अपनी जगह से नहीं हिली। आओ, मैं तुम्हें दलदल पार करा दूँ। पहले तुम बाहर आओ। मैं बाहर नहीं आ सकता। क्यों? पीताम्बरी देवी का आदेश नहीं है। कौन है पीताम्बरी देवी? पीताम्बरी नगरी की मालकिन, जादू टोने की मल्लिका है। वो बड़े बड़े अघोरी तांत्रिक देवी पीताम्बरी के सामने सिर झुकाते हैं। अपनी नगरी के जन्म मरण पर पीताम्बरी ने काबू कर रखा है। नगीना के माथे पर बल नजर आ रहे थे। कहाँ है पीताम्बरी नगरी? पास ही है। चंद बाधाओं को पार करके तुम पीताम्बरी नगरी की सीमा पर पहुंच जाओगी। शीशे के प्याले में खड़ा युवक कुंवर एकाएक मोहक अंदाज में मुस्कुरा पड़ा। क्या तुम जानती हो कि तुम बहुत खूबसूरत हो? नगीना मुस्कुराई। तो तुम खूबसूरती के बारे में भी जानती हो कि? क्यों नहीं, मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ? क्या मैं खूबसूरत हूँ? ये तो तुम्हें बेहतर पता होगा। हाँ, मुझे मालूम है कि मैं खूबसूरत हूँ। मैंने अभी ब्याह नहीं किया। तुम चाहो तो मैं तुमसे ब्याह कर लूँगा, लेकिन मेरी एक शर्त माननी पड़ेगी तुम्हें, उसने प्यार भरे ढंग से कहा। शर्त? वो भी बता दो। नगीना के चेहरे पर जहरीले भाव उभरे। तुम जिसके साथ आई हो उसका साथ छोड़ दो। क्यों? वो तुम्हें मौत के मुंह में ले जा रहा है।
वो ऐसे रास्ते पर बढ़ रहा है जिसे देखकर पीताम्बरी की नाराज़गी बढ़ रही है। उसके साथ साथ पीताम्बरी देवी तुम्हें भी नुकसान पहुंचा देगी। कुंवर ने अपनेपन से कहा। सच? हाँ, तुम उसे छोड़कर मेरे पास आ जाओ, मैं तुमसे ब्याह कर लूँगा। वैसे भी मैं उससे ज़्यादा खूबसूरत हूँ, ये तो तुम्हें मानना ही पड़ेगा। वो तुम्हें खतरों में डालता रहता है, जबकि मैं तुम्हें फूलों की सेज पर रखूँगा। तुम्हारे कदमों में अपना प्यार नौछावर कर दूंगा। तुम्हें रानी बनाकर रखूँगा, अपनी पलकों पर बिठाकर हर जगह की सैर कराऊंगा। ओह, इतना प्यार करोगे मुझे? नगीना के चेहरे पर जहरीली मुस्कान बराबर तैर रही थी। इससे भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। फिर दूर क्यों खड़े हो? कटोरे से दलदल से निकलकर मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हारी बाह पकड़कर तुम्हारे साथ दुल्हन की तरह इस कटोरे में जाऊंगी, जैसे कि तुम मुझे डोली में बिठा कर ले जा रहे हो। सच? वो खुश हो उठा। हाँ, लेकिन मैं इस नाव रूपी कटोरे से बाहर नहीं आऊँगा, उसने गहरी सांस लेकर कहा। क्यों? इस नाव में मेरी शक्तियों का भंडार है। नाव से दूर गया तो मेरी शक्तियाँ नाव में ही रह जाएंगी। मैं समझ गई। नगीना ने मुंह बनाकर कहा। तुम मुझे प्यार नहीं करते, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती, तुम झूठे हो। मैं सच में तुम्हें प्यार करने लगा हूँ, तुम बहुत अच्छी हो। कुंवर अपने शब्दों पर जोर देकर क्या उठा। ये बात तो मुझे लेने के लिए तुम्हें नाव से बाहर मेरे पास आना ही होगा। नगीना क्या उठी। जल्दी करो, अगर वो आ गया तो फिर मैं तुम्हारे साथ नाव में बैठकर नहीं जा सकूंगी। हम शादी नहीं कर सकेंगे, तब हम हमेशा के लिए जुदा हो जाएंगे। ये तुम्हारे प्यार के इम्तिहान का कीमती वक्त है। तुम मेरी इतनी सी बात ब्याह से पहले नहीं मान सकते, तो ब्याह के बाद तो तुम मेरा काम मानोगे ही नहीं। तुम्हें मुझ पर अपना भरोसा कायम रखना चाहिए। उसके चेहरे पर हिचकिचाहट उभरी। वो कुछ परेशान दिखा। नगीना आंखों में जहरीले भाव समेटे उसे ही देख रही थी। रहने दो, नगीना मुंह बनाकर कह उठी। तुम मर्द दिखते अवश्य, परंतु हो नहीं। ऐसा न कहो, मैं मर्द हूँ। कुंवर जल्दी से कह उठा। एक औरत का हाथ पकड़ने में मर्द इतनी देर नहीं लगाता, इतना नहीं सोचता। अगर उसने हाथ पकड़ना हो तो फौरन आग में भी कूद जाता है। और तुम हो कि आधी जिंदगी बीत जाने पर भी यहीं खड़े हो। मैं अपनी शक्तियों के अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? वो सब इसी नाव में। उन्हें भी साथ ले आओ। उसके लिए मुझे नाव भी दलदल से बाहर लानी होगी। मेरी शक्तियों का रूप ही तो ये नाव। तो तुम नाव के साथ ही ब्याह कर लो, मेरी क्या ज़रूरत है? नगीना ने मुंह फुलाकर कहा। ऐसा मत कहो। कुंवर व्याकुल दिखा। सॉरी। देरी कितनी लगेगी तुम्हें? अब तक तो तुम यहाँ आकर मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी नाव में भी बिठा कर ले गए होते। अगर देवराज चौहान आ गया तो फिर तुम मुझे कभी ना पा सकोगे। अब मौका अच्छा है मुझे पा लेने का। ठीक है। वो फैसले वाले स्वर में क्या उठा। मैं आता हूँ। उसे दिखाने के लिए नगीना खुश हो गई। लेकिन तुम मेरे साथ नाव तक आने में देर न लगाना। मैं तो तैयार खड़ी हूँ, तुम मेरे करीब आओ, मेरा हाथ थामो। अगले ही पल कुंवर नाम के उस युवक ने प्याले जैसी नाव से बाहर कदम रखा। नगीना ने देखा उसका पाँव दलदल पर इस तरह स्थिर हो गया जैसे ज़मीन हो। फिर उसने दूसरा पाँव बाहर रखा और दलदल पर सामान्य भाव से चलता उसकी तरफ बढ़ा। नगीना सतर्क हो गई। उसने उस तरफ निगाह डाली जिधर देवराज चौहान गया था। देवराज चौहान दूर था, परंतु इधर ही देख रहा था। यकीनन इसी पल उसकी निगाह इधर पड़ी होगी। अगले ही क्षण नगीना क्या उठी। जल्दी करो, वो इधर ही देख रहा है। कुंवर ने तेजी से कदम उठाए और उसके पास आकर ठिठका। मुस्कुराकर बोला, यकीनन तुम बहुत खूबसूरत हो। तुम भी तो कम नहीं। नगीना कड़वे अंदाज में मुस्कुराई। तभी कुंवर ने हाथ आगे बढ़ाया उसकी कलाई थामने के लिए। इससे पहले कि कुंवर उसकी कलाई थामता, नगीना ने उसकी कलाई थाम ली। कुंवर चौंका। छोड़ो। मेरी कलाई क्यों पकड़ ली? उसके होठों से निकला। हमारे यहाँ रिवाज है। नगीना तीखे स्वर में क्या उठी। जब मर्द ज़्यादा पसंद आ जाए तो औरत उसकी कलाई पकड़ लेती है। कुंवर जल्दी से बोला, मेरे साथ नाव पर चलो। मुझे सख्त आदेश है कि मैं अपनी शक्तियों को कभी भी अकेला ना छोड़ूं, उनसे दूर कभी ना जाऊं। नगीना ने देवराज चौहान की तरफ निगाह डाली। वो लगभग दौड़ने के अंदाज में इस तरफ आ रहा था। कुंवर ने देवराज चौहान को इधर आते देखा तो परेशान हो गया। छोड़ो, अपनी शक्तियों के पास जाना है मुझे। इसके साथ ही उसने अपनी कलाई छुड़ाने की चेष्टा की, परंतु कलाई न छूटी। नगीना ने कसकर पकड़ रखी थी। छोड़ो। कुंवर क्रोधित हो उठा। तुम मुझे धूर्त लग रही हो। हमारे यहाँ एक और भी रिवाज है। नगीना जहरीले स्वर में क्या उठी। जब दो शेर एक ही गुफा में रहना चाहे तो अपनी शक्ति का परीक्षण देने के लिए लड़ना पड़ता है। जो जिंदा रहता है वही गुफा में रहता है। मुझे तुमसे प्यार नहीं करना, मेरी बात छोड़ दो। अब तो जन्म जन्म का साथ है। नगीना अपने शब्द पूरे ना कर सकी। कुंवर गुर्राट के साथ नगीना पर झपट पड़ा। पास आते देवराज चांद के कदमों की आहटें उसके कानों में पड़ने लगी थी। कुंवर ने जोरदार पाँव की ठोकर नगीना के पेट में मारी। नगीना पीड़ा से करा उठी। कलाई पर पकड़ ढीली हुई तो कुंवर ने झटके से अपनी कलाई को छुड़ाया और पलटकर दलदल में खड़ी अपनी कश्ती की तरफ भागा। यही वो पल थे कि देवराज चौहान वेग के साथ कुंवर से आ टकराया। जबरदस्त टक्कर थी। दोनों ही नीचे गिरते चले गए। तब तक नगीना संभल चुकी थी। कुंवर उछलकर खड़ा हुआ। दलदल की तरफ उसने भागना चाहा।
लेकिन उसी पल संभल चुका देवराज चौहान कुंवर पर झपट पड़ा। लेकिन देवराज चौहान का शरीर अचानक ही कुंवर के हाथों में इस तरह आ फंसा कि उसने फौरन देवराज चौहान को दोनों हाथों पर उठाया और दांतों को किटकिटाते हुए उसके शरीर को पूरी ताकत से दलदल की तरफ उछाल दिया। नहीं! नगीना चीख उठी और इसके साथ ही वो कुंवर पर झपट पड़ी। देवराज चौहान किनारे से कई कदम आगे बीच दलदल पर जा गिरा। गिरते ही उसके होंठों से पीड़ा भरी कराह निकली। पूरा शरीर झंझना उठा था। अगले ही पल देवराज चौहान बुरी तरह चौंका। जिस जगह पर वो गिरा था वहां से दलदल गायब थी। वो सूखी कठोर जमीन से टकराया था। दलदल उससे 3-3 कदम दूर हो गई। हक्का बक्का सा देवराज चौहान ये सब देखता रह गया। कुंवर की नाव कुछ कदम दूर दिखी। देवराज चौहान ने किनारे की तरफ देखा तो चेहरे पर कठोरता नाच उठी। कुंवर और नगीना गुत्थम गुत्था हुए पड़े थे। वो नगीना की पकड़ से निकलकर दलदल में खड़ी नाव में पहुंच जाना चाहता था और नगीना उसे छोड़ने को जैसे तैयार नहीं थी। देवराज चौहान उछलकर खड़ा हो गया। उसके आसपास दलदल ही दलदल थी। जाने क्या सोचकर उसने किनारे की तरफ पांव उठाकर दलदल पर रखा। अगले ही पल उसे पुनः ढेर सारी हैरत का सामना करना पड़ा। जहां पांव पड़ा था वो सूखी जमीन थी और दलदल उसके पांव से 2-2 फीट दूर हो गई थी। देवराज चौहान ने दूसरा पांव आगे बढ़ाया तब भी ऐसा ही हुआ। अगले ही पल देवराज चौहान किनारे की तरफ कदम उठाता चला गया। उसका पांव सूखी कठोर जमीन पर ही टिकता और वहां की दलदल 2-2 फीट दूर हट जाती थी। देखते ही देखते देवराज चौहान दलदल पार करके किनारे पर आ गया। कुंवर ने नगीना को जोर का धक्का दिया और पलटकर दलदल की तरफ भागा, परंतु सामने देवराज चौहान को देखकर ठिठक गया। उसी पल देवराज चौहान ने उसे संभलने का मौका न दिया और दायां हाथ खास अंदाज में उसकी गर्दन पर मारा। कंधे की हड्डी टूटने की आवाज़ निकली और उसके होंठों से पीड़ा भरी चीख निकली। साथ ही वह गिरकर तड़पने लगा। उसके होंठों से बिना रुके चीखें निकली जा रही थीं। वो शांत वातावरण एकाएक थर्रा उठा था। नगीना भी तब तक संभल चुकी थी। देवराज चौहान चेहरे पर मौत के वैसी भाव समेटे उसे तड़पते देखे जा रहा था। अगले ही पल देवराज चौहान और नगीना चौंके, चिहुक पड़े। गला फाड़कर चीखते कुंवर का रूप अचानक ही बदलने लगा था। कुंवर की चीखों के साथ साथ उसका मांस एकाएक उसके शरीर से गायब होने लगा। खून तो उसमें कहीं भी नजर न आया। मांस उसके शरीर से अलग होकर हवा में विलीन होता जा रहा था। उसके शरीर की हड्डियों का ढांचा स्पष्ट नजर आने लगा। मिनट भर ही बीता होगा कि उसके शरीर का सारा मांस गायब हो चुका था और सामने उसकी हड्डियों का ढांचा पड़ा था। वो मर चुका था। चीखें भी थम चुकी थी। क्या हो गया इसे? ये नगीना बेचैनी से क्या उठी। देवराज चौहान की कठोर निगाह हड्डियों के ढांचे पर थी। अगले ही पल उस हड्डियों के ढांचे में कंपन हुआ और वो सिकुड़कर छोटे होने लगा। देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी गुब्बारे से हवा निकल रही हो और वो पिचक रहा हो। देखते ही देखते वो हड्डियों का ढांचा इस कदर नन्हा सा हो गया कि उसे मुट्ठी में दबाया जा सके। दूसरे ही पल वो नन्हा सा ढांचा केकड़े के रूप में बदल गया। तीसरे पल उस केकड़े में पंख लगे नजर आए और चौथे ही पल केकड़े ने अपने पंखों के सहारे उड़ान भरी और निगाहों से ओझल होता चला गया। ये क्या? नगीना के होंठों से निकला। ये तो केकड़ा बनकर उड़ गया। केकड़ा भी बड़ा उड़ता है क्या? यहाँ जो भी हो जाए वही कम है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। नगीना ने देवराज चौहान को देखा, फिर दलदल की तरफ नजर डाली। दलदल में नाव रूपी प्याला किनारे से हटकर अब आगे बढ़ना शुरू हो गया। आप? नगीना ने देवराज चौहान से कहा। आप दलदल से बाहर कैसे आए? नगीना ने देवराज चौहान के जूतों और कपड़ों पर निगाह डाली। आपके जूते और कपड़े भी साफ हैं। देवराज चौहान की निगाह भी दलदल पर थी। उसके दलदल में पहुंच जाने से वो जगह सूखी ज़मीन की तरह नजर आई थी। वो अब पुनः दलदल के नीचे जा छिपी थी। दलदल में मुझे अजीब हालात का सामना करना पड़ा, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। जब मैं दलदल में गिरा तो अपने आप को सूखी जगह पर पाया। सूखी जगह पर? नगीना के होंठों से निकला। लेकिन सूखी जगह तो कहीं भी नहीं है। पहले भी नहीं थी, परंतु मेरे वहाँ गिरते ही जहाँ मैं गिरा वो जगह सूख गई थी। मेरे आसपास अवश्य दलदल थी, परंतु मैं दलदल से बचा रहा और जब वापस आने के लिए किनारे पर कदम रखता तो मेरा पाँव सूखी जगह पर ही टिकता, वहाँ दलदल ना होती। मैं आसानी से चलता हुआ बाहर आ गया। ये कैसे संभव है? यही हुआ है, देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कैसी दलदल है। मेरे पाँव पड़ते ही वो जगह सूखी हो जाती है। फिर तो आप दलदल पार करके उस तरफ जा सकते हैं। देवराज चौहान ने कुछ पल सोचा, फिर दलदल की तरफ बढ़ गया। करीब पहुंचकर उसने दलदल में पाँव रखा तो पाँव सूखी जगह पर पड़ा। पाँव के आसपास 2-2 फीट तक दलदल गायब हो गई थी। देवराज चौहान ने ठिठक कर नगीना को देखा, जो हैरान सी नजर आ रही थी। तुम भी आ जाओ, देवराज चौहान ने नगीना से कहा। नगीना आगे बढ़ गई। दलदल के किनारे पर पाँव रखा, पाँव आगे बढ़ाया। पाँव नीचे रखने लगी तो जूता दलदल में जा लगा। उसने फौरन अपना पाँव पीछे करके देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान उसे ही देख रहा था और समझ गया कि उसके पाँव उठाने से दलदल उस जगह से गायब हो रही है, परंतु नगीना के पाँव उठाने से दलदल में कोई बदलाव नहीं आ रहा। मेरे पाँव रखने से दलदल नहीं हट रही, नगीना क्या उठी। देवराज चौहान पलटकर बाहर आया और नगीना को उठाकर कंधे पर लाद लिया। ये क्या कर रहे हैं आप? नगीना बड़बड़ा उठी।
तुम्हें उठाकर ये दलदल पार करनी होगी, देवराज चांद ने कहा और दलदल की तरफ बढ़ गया। दलदल का रास्ता जाने कितना लंबा है, आप कब तक यूँ मुझे उठाकर चलते रहेंगे, थक जाएंगे। मुझे यहीं छोड़ दीजिए और आप जाइए, जब वापस आएंगे तो मैं आपको यहीं मिलूंगी। नगीना कह उठी। बरबस ही देवराज चांद के ओठों पर मुस्कान उभर आई। तुम्हें उठाकर सारा जीवन भी चलता रहूं तो अभी थकान नहीं होगी, देवराज चांद कह उठा। हार जाएंगे अपनी बात से? नहीं हारूंगा, रहने दीजिए, मैं जिद नहीं करती। कहीं आप सच में ही सारा जीवन कंधे पर लादे ना घूमते रहें, नगीना हंसकर बोली। देवराज चांद नगीना को कंधे पर लादे दलदल में आगे बढ़ता जा रहा था। उसका पांव जब भी दलदली ज़मीन पर पड़ता तो वो जगह सूखी हुई कठोर हो जाती। आगे बढ़ने में उसे कोई परेशानी ना आ रही थी। प्याले जैसी कश्ती में वहां आ पहुंचे कुंवर की वजह से उसे दलदली रास्ते का ज्ञान हुआ। अगर कुंवर उसे उठाकर दलदल में ना फेंकता तो अभी भी उसने किनारे पर खड़े होकर परेशान होते रहना था कि कैसे दलदल पार करे। नगीना को कंधे पर लादे देवराज चौहान काफ़ी आगे बढ़ाया था। प्याला रूपी नाव उन्हें काफ़ी दूर दलदल पर सरकती नजर आ रही थी। उसे देखते हुए नगीना कह उठी। एक बात समझ में नहीं आई। क्या? वो कश्ती पर आया कुंवर, जाने क्यों उसकी बातों से मुझे लगा कि वो मुझे आपसे अलग कर देना चाहता है। वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता था, कश्ती को अपनी शक्तियाँ कह रहा था। एक पल के लिए भी वो कश्ती से अलग नहीं होना चाहता था, लेकिन मुझे ले जाने के लिए वो कश्ती से भी बाहर आ गया। उसी पल देवराज चांद के मस्तिष्क में गुड्डी की याद चमकी। वो मुझे आपसे अलग क्यों करना चाहता था? नगीना के इस सवाल से देवराज चांद समझ गए कि ये दलदल भी पीताम्बरी का मायावी खेल है और वो नगीना को उससे अलग कर देना चाहती है। स्पष्ट है कि पीताम्बरी जान चुकी है कि नगीना में गुड्डी या फिर कोई शक्ति आती है जो कि उसके खिलाफ उसकी यानी देवराज चांद की सहायता कर रही है। अगर नगीना उसके पास नहीं होगी तो गुड्डी उसकी कोई भी सहायता नहीं कर सकेगी। यकीनन यही बात होगी, तभी तो पीताम्बरी ने कुंवर नाम के युवक को भेजा कि वो किसी तरह नगीना को उससे अलग कर दे। इससे यह भी स्पष्ट हो रहा था कि गुड्डी सही है और उसके हक में काम कर रही है, परंतु दिल नहीं मान रहा था कि वो गुड्डी पर आंखें मूंदकर विश्वास कर ले। जाने वो कौन है, उस पर विश्वास किया तो कभी भी वो उसे करारा धोखा भी दे सकती है। नगीना की आवाज़ पर अपनी सोचों से बाहर निकला। आपने जवाब नहीं दिया मेरी बात का, नगीना पूछ रही थी। समझ नहीं आ रहा क्या जवाब दूँ। क्यों? या तो मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा या फिर तुम समझ नहीं सकोगी, देवराज चांद ने कहा। ऐसी क्या बात है जो आप ऐसा कह रहे हैं, बताइए तो। पीताम्बरी का भेजा कुंवर इसलिए तुम्हें मुझसे अलग कर देना चाहता था कि मैं गुड्डी से बात ना कर सकूं। गुड्डी? मेरा भला गुड्डी से क्या मतलब? तुम्हारा ही तो मतलब है। देवराज चांद ने गहरी सांस ली। मेरा क्या मतलब है? गुड्डी तुम में आकर ही तो मुझसे बात करती है। और उसी पर नगीना खिलखिलाकर हंस पड़ी। हंसने की क्या बात आ गई, देवराज चांद ने पूछा। आप तो इन बुरे हालातों में मुझसे दिल्लगी करने से नहीं चूके। भला कौन मानेगा इस बात को कि मुझ में कोई गुड्डी आ जाती है और आप उससे बातें करते हैं। वो आपसे बात करती है और मुझे पता नहीं चलता। देवराज चांद गहरी सांस लेकर रह गया। वो जान गया कि कोई उसकी बात को सच नहीं मानेगा। मानने वाले मान भी सकते थे, परंतु उसे क्या ज़रूरत थी ये बात किसी को बताने की। दलदल में नगीना को उठाकर देवराज चांद का आगे बढ़ने का सफ़र जारी था। उसके कदम कदम काफ़ी तेज़ी से उठ रहे थे। वो काफ़ी लंबा रास्ता तय कर आया था। अब दलदल के भीतर ही कहीं कहीं खड़े पेड़ भी नजर आने लगे थे, जो कि हैरान कर देने वाली बात थी, क्योंकि दलदल में पेड़ का खड़े हो पाना संभव ही नहीं था। उबलती दलदल अब समाप्त हो चुकी थी। साधारण दलदली थी जिसमें से धुआं नहीं उठ रहा था। देवराज चांद को अब सामने हरियाली नजर आने लगी थी। बड़े बड़े पेड़ नजर आ रहे थे, यानी कि उसकी मंजिल आ गई थी। दलदल पार होने को थी। जगमोहन और मनसुख ने यहीं कहीं उसे मिल जाना था। थक गए आप, नगीना की आवाज़ आई। नहीं, यूं भी दलदल समाप्ति हो रही है। कुछ ही मिनट में हम पेड़ों के पास पहुंचने वाले हैं। ये तो अच्छी खबर है। 5-7 मिनट ही लगे होंगे कि वो दलदल से बाहर आ गए। देवराज चांद ने कंधे पर लाद रखी नगीना को नीचे उतारा। नगीना पलटकर दलदल को देखने लगी, फिर क्या उठी। जाने ये कैसी दलदल है, आपके पाँव रखने से वहाँ ज़मीन बन जाती है, मैं पाँव रखती हूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता। मेरे ख्याल से ये दलदल तिलिस्म का ही दूसरा रूप है, देवराज चांद ने सोच भरे स्वर में कहा। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए मुझसे तिलिस्म के कई रास्ते टूटने, जो कि सिर्फ मेरे स्पर्श से ही टूट सकते हैं। यहाँ भी यही हुआ और बाकी के शब्द देवराज चांद के होठों में ही रह गए। दूर तक फैली वो दलदल एकाएक गायब हो गई। वहाँ पर साफ पक्की ज़मीन नज़र आने लगी, जिस पर ढेरों तरह के पेड़ पौधे लगे नज़र आ रहे थे, घास भी। दलदल कहाँ गई, नगीना के होठों से निकला। देवराज चांद ने होठ बीचे वहाँ से नज़रें हटाई और सामने की तरफ देखने लगा। उसे तलाश थी जगमोहन की, मनसुख की, जो कि उसे कहीं भी नज़र नहीं आ रहे थे। चौहान! इस शब्द को सुनते ही देवराज चांद फौरन पलटा और नगीना को देखने लगा। नगीना की आंखों में चमकते कांच की तरह चमक ठहरी हुई थी। वो समझ गया
कि नगीना में गुड्डी का प्रवेश हो चुका है। तूने समझदारी से दलदल का तिलिस्म तोड़ दिया। मैं तो सोच रही थी कि तू अटक जाएगा। गुड्डी मुस्कुराई। देवराज चांद कुछ पल उसे देखते रहने के बाद बोला, तेरे को मालूम था वो दलदल तिलिस्म का ताला है? हाँ। तूने बताया क्यों नहीं? तिलिस्म के बारे में मैं कभी भी तेरे को नहीं बता सकती। मुझे मनाही है। सारे अधिकार तो मेरे पास भी नहीं है। ये जुदा बात है कि तू मेरे सामने अपनी परेशानी रखे, रोए तड़पे तो मैं कोई रास्ता निकाल सकती हूँ। वो वक्त कभी नहीं आएगा जब तू मुझे किसी भी हाल में रोते तड़पते देख सकेगी। गुड्डी ने कुछ नहीं कहा, मुस्कुराते हुए उसे देखती रही। फिर बोली, मैं जानती हूँ तू मेरा साथ छोड़ना पसंद नहीं करेगा। मैंने तेरा साथ पकड़ा ही कब है? नगीना को तू कंधे पर लाद कर दलदल पार कराया। इसलिए नहीं कि तुम मुझसे बात करे, देवराज चांद ने तीखे स्वर में कहा। इसलिए लाया कि ये मेरी पत्नी है, कहीं छोड़ा भी नहीं जा सकता इसे। जो भी हो, नगीना तेरे पास है और तू मेरे से बात कर रहा है। देवराज चांद ने गुड्डी को घूरा, फिर हर तरफ नज़र दौड़ा कर कह उठा, तुमने कहा था कि जगमोहन और मनसुख इधर मिलेंगे? हाँ कहा था। वो मुस्कुरा रही थी। यहाँ तो कोई भी नज़र नहीं आ रहा। इधर हैं दोनों। गुड्डी ने एक तरफ इशारा किया। तेरे को कैसे पता? देवराज चांद की आंखें सिकुड़ी। कुछ देर पहले ही तो उन्हें देख कर आई हूँ। तूने कैसे देख लिया? भूल गया तू कि मैं हवा हूँ? एक पल में यहाँ, दूसरे पल में सैकड़ों मील दूर। गुड्डी मुस्कुरा उठी। होंठ भींचे देवराज चौहान गुड्डी की तरफ देखने लगा। परेशान हो गया चौहान? आखिर तू है क्या? मैं अभी तक नहीं समझ पाया। इतनी जल्दी कैसे समझ पाएगा तू मुझे? अभी तो तेरी मेरी शुरुआत है, आगे देख क्या होता है। क्या होता है? देवराज चौहान के माथे पर बल उभरे। ये तो आने वाला वक्त तेरे को बताएगा कि आगे क्या होता है। कहते हुए गुड्डी के चेहरे पर रहस्य से भरी मुस्कान नाच उठी। बातों में वक्त खराब ना कर, जगमोहन और मनसुख की तरफ चल, उस तरफ। देवराज चौहान नगीना के साथ गुड्डी के बताए रास्ते पर चल पड़ा। पाठकों, इस वक्त आप पढ़ रहे हैं गुड्डी नाम का ये उपन्यास, परंतु पूरे मामले का मजा लेने के लिए पूर्व प्रकाशित 2 उपन्यास सरगना व मास्टर के घटनाक्रम की जानकारी दी जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मैं बहुत ही कम शब्दों में पहले सरगना और फिर मास्टर नाम के उपन्यास के बारे में आपको बता रहा हूँ। सरगना में मुंबई का खतरनाक सरगना ताराचंद हालात में फंसकर पुलिस और अपने ही साथियों से बचना चाहता है, परंतु तब वह घायल था। ताराचंद अब खून खराबे की दुनिया से किनारा कर जाना चाहता था। घायलावस्था में उसकी पत्नी तारा उसकी देखभाल कर रही थी। ताराचंद तय करता है कि सारी दौलत के साथ तारा को लेकर महाबलेश्वर में गुप्त तौर पर ले रखे बंगले में पहुंचकर अपनी बाकी की ज़िंदगी चुपके से गुजार देगा। लेकिन घायल होने की वजह से वो स्वयं इस काम को अंजाम नहीं दे पाता और तारा से कहता है कि उसकी सारी दौलत इकट्ठी करने के साथ साथ वो डकैती मास्टर देवराज चौहान की तलाश करे। वो एक बार देवराज चौहान के काम आया था और उसे पूरा विश्वास है कि ऐसे मौके पर देवराज चौहान उसके काम अवश्य आएगा। मैडम तारा ताराचंद की दौलत इकट्ठी करने के साथ साथ देवराज चौहान की तलाश कर लेती है। ताराचंद के खास आदमी बुंदेला के साथ मैडम तारा की सालों से आशिकी चल रही है। ताराचंद को इसका पता न था कि उसकी इस हालत की जिम्मेदार तारा ही है, जो उसकी खबरें बुंदेला को बताती है, और बुंदेला ताराचंद को कमज़ोर बनाने के लिए खबरें आगे निकाल देता है। मैडम तारा और बुंदेला का इरादा ताराचंद की दौलत लेकर खिसक जाने का है, वो भी इस तरह की ताराचंद को पता न लग सके कि ये काम उन्होंने किया है, ताकि बाद में वो उनकी तलाश न करे। ताराचंद अपनी उधेड़ बुन में लगा है और इधर तारा बुंदेला अपनी चालें चल रहे थे। मैडम तारा ताराचंद की दौलत ही इकट्ठी नहीं करती, बल्कि बुंदेला की खामोश सहायता से देवराज चौहान को भी तलाश कर लेती है और देवराज चौहान को वो ताराचंद के पास ले आती है। ताराचंद का एहसान है देवराज चौहान पर, इसलिए देवराज चौहान ताराचंद की दौलत को खामोशी से उसके महाबलेश्वर वाले बंगले में पहुंचाने की हामी भर देता है और ताराचंद के कहने पर मैडम तारा एक जगह रखी सारी दौलत को देवराज चौहान के हवाले कर देती है। देवराज चौहान कहता है कि कल ये सारी दौलत महाबलेश्वर वाले बंगले पर पहुंच जाएगी। इसके साथ ही जगमोहन के साथ रात भर वो सारी दौलत की पैकिंग करता है। देवराज चौहान और जगमोहन इस दौरान अयूब खान को भी बुला लेते हैं, जो कि उनकी पहचान का है और टेम्पो स्टैंड पर ड्राइवर है। कुछ वक्त पहले देवराज चौहान ने अयूब खान को 2 टेम्पो डालकर दिए थे। देवराज चौहान का इरादा बंद मैटाडोर वैन में सारी दौलत को महाबलेश्वर ले जाने का था। अयूब खान इस काम में उसका हाथ बटाता है, परंतु इतनी बड़ी दौलत देखकर उसका मन बेईमान हो जाता है। सारी दौलत टेम्पो में रखने के बाद वो आधी रात को कुछ खाने के बहाने बाहर जाता है और टेम्पो स्टैंड पर ही मौजूद अपने दोस्त ड्राइवर जमीर सिंह को दौलत के बारे में सब कुछ बताता है। वे प्रोग्राम बना लेते हैं दौलत को ले उड़ने का और सुबह को वे जगमोहन को बेहोश करके खजाने जैसी बेपनाह दौलत से भरा टेम्पो लेकर भाग जाते हैं। देवराज चौहान के पास वो दौलत ताराचंद की अमानत के तौर पर मौजूद थी। वो खाली हाथ महाबलेश्वर पहुंचकर ताराचंद से मिलकर उसे सारी बात बताता है कि कैसे दौलत उसके हाथ से निकल गई, जबकि मैडम तारा देवराज चौहान को कहती है कि वो बेईमान हो गया है, दौलत उसके पास ही है। बहरहाल देवराज चौहान ताराचंद से 1 महीने का वक्त लेता है कि उसकी दौलत को तलाश करके वापस ले आएगा। ना ला सका तो अपने पल्ले से निकालकर दौलत उसे देगा। देवराज चौहान के जाने के बाद मैडम तारा स्पष्ट तौर पर ताराचंद से कहती है कि वह अब उससे अलग होना चाहती है, क्योंकि पुलिस भी उसके पीछे है, उसके साथी भी उसके पीछे हैं और सारी दौलत वो गंवा चुका है।
ये बात इस समय पर वो कहती है जबकि वो घायल है। ताराचंद के मस्तिष्क में मैडम तारा के प्रति जाने की शक की सुई चुभती है। बहरहाल वो उसे जाने की इजाज़त दे देता है। तारा वहाँ से चली जाती है। बाहर आकर वो बुंदेला को फ़ोन करती है तो पता चलता है कि बुंदेला अयूब और जमीर के दौलत भरे टेम्पो के पीछे है। बुंदेला का रात को खुद का प्रोग्राम होता है कि दौलत भरी मैटाडोर वैन ले उड़ने का, परंतु उन दोनों को वैन ले उड़ते देखकर वो उनके पीछे लग जाता है। बुंदेला मैडम तारा को बताता है कि वो किधर है, वो भी उसके पास पहुंच रही है। यह कहकर बात खत्म करती है। इधर देवराज चौहान और जगमन जैसे जैसे अयूब खान के बारे में मालूम करते हैं तो पता चलता है कि वो जमीर सिंह के साथ रानो गया है। रानो जो कि अपराधियों की शरणगाह थी। देवराज चौहान और जगमोहन हादसों से टक्कर लेते रानो जा पहुंचते हैं और वहां पर ज़मीर अयूब ने वहां के सरगना गोमेद के साथ मिलकर उनके लिए पहले से ही मौत का चक्रव्यूह तैयार किया होता है और वे दोनों रानो पर कदम रखते ही उस चक्रव्यूह में फंस जाते हैं। रानो का माहौल खतरनाक हो जाता है। ऐसे में रानो पर बहुत कुछ होता है। अगर रानो के हालात इस बार पाठकों को बताए गए तो फिर इतना वक्त नहीं मिलेगा कि मौजूदा उपन्यास मास्टर की तरफ ध्यान दे सके। इसलिए रानो पर होने वाली बातों को कम करते हुए उस वक्त पर आ जाते हैं जब देवराज चौहान और जगमन अयूब खान और ज़मीर की तलाश कर लेते हैं तो उन्हें पता चलता है कि उन्होंने दौलत से भरी मैटाडोर वैन मजीरा के खंडोरों में छिपा दी थी। रानो आते हुए मजीरा नाम की जगह रास्ते में पड़ती है। बहरहाल देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब खान और जमीर के साथ सुलेमान और सुरजीत की सहायता से रानो से बाहर निकलते हैं और मजीरा की तरफ बढ़ जाते हैं। चूँकि अब यह बात रानो में खुल चुकी है कि यह बड़ी दौलत का मामला है, ऐसे में सुरजीत और सुलेमान चुपके से उनके पीछे लग जाते हैं कि जब वे दौलत हासिल करेंगे तो वे उनसे दौलत छीन लेंगे। इधर रानो के सरगना गोमेद और मीरचंद उस दौलत को पाने के लिए दुश्मनी को भुलाकर एक हो जाते हैं और मिलकर मजीरा की तरफ चल पड़ते हैं कि वो उस दौलत को हासिल करके रहेंगे। उधर मुंबई में ताराचंद को पता चलता है कि उसकी दौलत रानो जैसी खतरनाक जगह में कहीं है तो वो भी रानो के लिए चल देता है। मजीरा में जंगली आदिवासी कबीले के सरदार जगदम्बा क्रोध से पागल होकर मजीरा में आए बाहरी लोगों के खिलाफ जंग छेड़ते हुए उनकी तलाश में निकलता है तो खंडहरों में खड़ी उस वैन के पास जा पहुंचता है जहां उस वैन को छिपाकर रखा गया होता है। तब वैन के पास मैडम तारा और बुंदेला वैन में रखी सारी दौलत को वहां से निकाल ले जाने की सोच रहे होते हैं। आदिवासियों का क्रोध देखकर बुंदेला डर से भाग जाता है। मैडम तारा भी वहां से भागना चाहती है परंतु भाग नहीं पाती। सरदार जगदम्बा 50 वर्षीय मैडम तारा का दीवाना हो जाता है और अपने कबीले के लोगों के सामने अपने बेटे को मारने के जुर्म में सज़ा सुना देता है कि वो उसके साथ शादी करके बच्चा पैदा करेगी और वो बच्चा कबीले का सरदार बनेगा। मैडम तारा राहत की सांस लेती है कि जान बच गई। वैन में रखी दौलत के लिए सरदार जगदम्बा अपने कबीले वालों को आदेश देता है कि सारी दौलत यहाँ से ले जाकर उसके खजाने में डाल दी जाए। इससे मैडम तारा को पता चलता है कि सरदार जगदम्बा के पास खजाना भी है। कबीले में पहुंचकर दोनों की शादी हो जाती है। शादी की पहली रात मैडम तारा अपने 50 वर्षीय शरीर का दीवाना कर देती है जगदम्बा को और उसके खजाने के बारे में पूछती है। सरदार जगदम्बा बताता है कि पास ही है वो जगह जहाँ खजाना रखा है। उसके दादा के वक्त 2 साधु आए थे, उन्होंने वो जगह बनाकर भेंट में उन्हें दी थी। मैडम तारा के कहने पर कि वहाँ से उसकी सारी दौलत कोई ले जाएगा, सरदार जगदम्बा ने कहा कि वहाँ से दौलत ले जाने के लिए बहुत लोग कोशिश कर चुके, कोई कामयाब नहीं हुआ। जो भीतर गया वो कभी भी वापस नहीं आया। सरदार जगदम्बा ने दावा किया कि वहाँ से कोई दौलत नहीं ले जा सकता। मैडम तारा उत्सुकता के मारे वो जगह और ख़जाना देखना चाहती थी। सरदार जगदम्बा पर जब अपने हुस्न का दबाव डाला तो वो क्या उठा कि कल सवेरे उसे उस जगह पर ले जाएगा। उधर तारा जब मजीरा पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि आदिवासी कबीले के सरदार जगदम्बा ने किसी बाहरी औरत से शादी की है। तो वो उस औरत के बारे में पता करता है। हुलिये के आधार पर वो पहचान जाता है कि वो औरत उसकी पत्नी तारा ही है। वैन का भी वो पता लगा लेता है कि मजीरा के खंडोरों में खड़ी है वो वैन। वैन के पास पहुंचता है तो उसे खाली पाता है। 2-4 हीरे इधर उधर पड़े मिलते हैं और वो इन हीरों को पहचान जाता है कि वो उसके ही हैं। तब वहाँ उसकी मुलाकात मास्टर से होती है। मास्टर उसे बताता है कि वो उसे तब से जानता है जब वो चोरी चकारी किया करता था। ताराचंद चौंकता है परंतु समझ नहीं पाता कि वह असल में कौन है। मास्टर उसे स्पष्ट शब्दों में कहता है कि ये मुंबई नहीं बल्कि मजीरा है और यहाँ उसका इशारा चलता है। मास्टर के अंदाज में ताराचंद के लिए धमकी थी और टायर के पास पड़ा हीरा लेकर मास्टर घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चला जाता है। मास्टर के लिए ताराचंद भारी उलझन में पड़ जाता है कि यह है कौन। मनी मन मास्टर से सतर्क रहने का फैसला करता है। उधर देवराज चौहान, जगमोहन, अयूब खान और जमीर सिंह मजीरा पहुंचते हैं। रात भर लगातार सफ़र करने की वजह से थके होते हैं और एक जंगल जैसी जगह पर आराम करते हैं। उनकी आंख लग जाती है। तभी देवराज चौहान को अपने शरीर पर कुछ गिरने का एहसास होता है तो वो उठ बैठता है। उसके ऊपर गिरने वाला छोटा सा हीरा है और वो पहचान लेता है कि यह हीरा ताराचंद की दौलत का ही हिस्सा है। वो चौंक कर देखता है तो सामने घोड़े पर सवार मास्टर को देखता है।
मास्टर देवराज चौहान को बताता है कि ताराचंद भी मजीरा में मौजूद है। देवराज चौहान के पूछने पर मास्टर बताता है कि यह हीरा अवश्य उसके पास है, परंतु पूरी दौलत नहीं। इस बात का गवाह स्वयं ताराचंद ही है। थोड़ी सी बातचीत से देवराज चौहान को महसूस हो जाता है कि मास्टर बेहद खतरनाक इंसान है। मास्टर देवराज चौहान को ना तो अपने बारे में बताता है और ना ही अपने आने की वजह, और घोड़े पर सवार होकर वहाँ से चल देता है। देवराज चौहान उसे रोकने की कोशिश करता है, परंतु मास्टर नहीं रुकता, जबकि उसके पुकारने पर जगमोहन की आंख खुल जाती है। यहाँ तक पाठकों ने पूर्व प्रकाशित उपन्यास सरगना में पढ़ा, और अब आगे पढ़ते हैं मास्टर में। मास्टर नामक उपन्यास की अहम घटनाएं ये थी। जगमोहन को सारे हालात मालूम होते हैं तो वो ये जानकर परेशान हो जाता है कि जमीर अयूब ने जहाँ दौलत रखी थी वहाँ से दौलत कोई ले गया है। ऐसे में वो देवराज चौहान के साथ मिलकर जमीर अयूब को नींद में छोड़कर वहाँ से आगे चल देते हैं। वे दोनों मजीरा में मालूम करने की चेष्टा करते हैं कि वो दौलत वहाँ से कौन ले गया। उनके सामने ये भी स्पष्ट हो गया है कि ताराजा मजीरा पहुँच चुका है। उधर मोना चौधरी, याद रहे इन उपन्यासों में मोना चौधरी का प्रवेश यहाँ से आरंभ होता है। महाजन के घर बैठी राधा के हाथों के गर्मा गर्म पराठे खा रही होती है कि मिस्टर पहाड़िया का फ़ोन आता है। मिस्टर पहाड़िया कहते हैं कि होटल रेड रोज़ के कमरा नंबर 405 में ये युवती मौजूद है, उसे देश हित में काम करना है, ख़त्म करना है। इस काम की कीमत उसे पहुंच जाएगी। मोना चौधरी महाजन के साथ होटल रेड रोज़ के 405 नंबर कमरे में पहुंचती है तो उसे नगीना मिलती है, जो कि उसकी पूर्व जन्म की छोटी बहन बेला है। मोना चौधरी परेशान हो जाती है कि नगीना को ख़त्म करना है। देश हित की खातिर मिस्टर पहाड़िया की बात मानते हुए नगीना को ख़त्म करने की चेष्टा करती है। सोहनलाल भी वहाँ आ जाता है। ऐसे में मोना चौधरी को बेहोश करके वो बाथरूम में डाल देते हैं, परंतु मोना चौधरी बेहोश नहीं हुई थी। कुछ मिनट के लिए होश अवश्य गंवा बैठी थी। खुद पर काबू पाने के पश्चात वो देखती है कि बाथरूम में एक और युवती बेहोशी की अवस्था में मौजूद है। वो उस युवती को पहचान जाती है कि वो चीनी डॉन्सनट ल्यू है। अगले ही पल मोना चौधरी समझ जाती है कि मिस्टर पहाड़िया ने ल्यू को ख़त्म करने के लिए उसे भेजा है, नगीना को नहीं। नगीना ने ल्यू को बेहोश करके कमरे में उसकी जगह ले रखी है। वो दरवाजे की झर्री से कमरे में झांकती है तो चौंकती है, क्योंकि वहाँ कोई आदमी देश के महत्वपूर्ण रहस्यों का पैकेट नगीना को सौंप रहा होता है और पूछ रहा होता है कि चीनी युवती नहीं है वो। पास में सोहनलाल भी खड़ा है। मोना चौधरी को लगता है कि उस सीक्रेट कागज़ों का वो पैकेट हासिल करके मिस्टर पहाड़ियों को सौंपना चाहिए। ऐसे में वो बाहर निकलकर नगीना और सोहनलाल से टकरा जाती है और नगीना के हाथों से वो पैकेट लेकर भाग जाती है। नगीना और सोहनलाल उसे पकड़ने के प्रयास में सफल नहीं हो पाते। ल्यू को होश आता है तो वो भी वहाँ से बाहर निकलती है। होटल से बाहर निकलते वक्त महाजन उसे ख़त्म करने के लिए पीछे लग जाता है, परंतु ल्यू उसे डॉस देकर भाग जाती है। नगीना परेशान है कि कहीं मोना चौधरी देश के उन रहस्यों को दुश्मन के हाथों ऊंची कीमत पर न बेच दे। वो सोहनलाल के साथ मिलकर मोना चौधरी को तलाश करती है। देवराज चौहान जगमोहन तरसेम के पास पहुंचकर मजीरा के बारे में जानकारी लेते हैं, परंतु समझ नहीं पाते कि दौलत वैन से निकालकर कौन ले गया। तभी उन्हें पता चलता है कि गोमेद और मीरचंद भी रानों से मजीरा पहुँचे हैं दौलत लेने। दिलचस्प घटनाओं की शुरुआत मजीरा पर हो जाती है। उधर तारा सरदार जगदम्बा से ब्याह करने के पश्चात उस पर अपने हुस्न द्वारा दबाव डालती रहती है कि वो उसे अपना खजाना दिखाए। उधर बस्ती का पुजारी जगदम्बा को बुलाकर कहता है कि जिन दो साधुओं ने भीतर वाली जगह का निर्माण किया था वो एक किताब लिखकर छोड़ गए थे वहाँ, परंतु उस पर लिखी भाषा किसी को तब समझ न आई। वो अपने पास किताब रखे उस भाषा को समझने का प्रयास करता रहा और अब कुछ भाषा को समझ पाया है। उसमें लिखे शब्दों के मुताबिक देवराज चौहान नाम का व्यक्ति जब मजीरा में आएगा, वो मीनार के भीतर जाएगा तो इस बस्ती में तबाही आ जाएगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। इस बात के पश्चात जगदम्बा पुजारी को विश्वास दिलाता है कि वो देवराज चौहान को मजीरा में नहीं टिकने देगा। जिस दौलत को वो तलाश कर रहा है वो उसे देकर मजीरा से वापस भेज देगा। परंतु जब जगदम्बा तारा को देवराज चौहान के बारे में बताता है तो तारा को अच्छा नहीं लगता कि जगदम्बा देवराज चौहान को दौलत वापस दे दे। तारा अपने हुस्न की भाषा का इस्तेमाल करके जगदम्बा को तैयार करती है कि वो देवराज चौहान को ख़त्म कर दे, और जगदम्बा देवराज चौहान को ख़त्म करने के लिए आदमी भेज देता है। उधर मास्टर तांत्रिक भागवत के कब्जे में होता है। तांत्रिक भागवत ने मंत्रों द्वारा मास्टर पर कब्जा कर रखा है। मास्टर को अपने अच्छे बुरे का एहसास तो है, परंतु तांत्रिक भागवत की मंत्रों वाली शक्ति के आगे वो बेबस हुआ रहता है। तांत्रिक भागवत की हैरान कर देने वाली कई बातों से समझ नहीं आती। वो खुद को पीताम्बरी नगरी से आया बताता है। उसका कहना है कि महातांत्रिक ने उस देश का रास्ता बदलने के लिए भेजा है, वरना जिस रास्ते पर वो बढ़ रहा है वो रास्ता उसे पीताम्बरी नगरी पहुंचा देगा और वहां पहुंचकर देवराज चौहान बहुत कुछ तबाह कर देगा। तांत्रिक भागवत मास्टर के द्वारा देवराज चौहान को ख़त्म करा देना चाहता है। मास्टर ये सब नहीं करना चाहता, परंतु मंत्रों के हाथों वो मजबूर है। जब जब उसने तांत्रिक भागवत को मारने की चेष्टा की तो असफल रहा। तांत्रिक भागवत को मारने की सोचते ही उसके सिर में दर्द की बेहद तीव्र लहरें उठनी शुरू हो जाती हैं। बहरहाल मास्टर रानों से आने वाले मीरचंद गोमेद को बातों में फंसाकर देवराज चौहान को ख़त्म करने की योजना बनाता है।
गोविंद मीरचंद तो पहले से ही देवराज चौहान से खार खाए हैं कि रानों में वो उन दोनों का ही बुरा हाल करके आया है। उधर देवराज चौहान और जगमोहन को मालूम हो चुका है कि दौलत सरदार जगदम्बा के हाथ लग गई है, जिसे कि उसने अपने खजाने में रख दिया है। वो दोनों जगदम्बा के खजाने की टो लेने लग जाते हैं। इसी बीच उनकी मुलाकात ताराचंद से हो जाती है। ताराचंद के साथ बुंदेला भी है, जिसके साथ तारा भागी थी और ताराचंद को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। परंतु ताराचंद ने बुंदेला को साथ रखा हुआ था। बुंदेला उसकी पत्नी तारा पर हाथ डालने और उससे गद्दारी करने की एवज में शर्मसार था और मास्टर मीरचंद गोमेद चंद और आदमियों के साथ उन सबको जंगल में घेर कर ख़त्म करने की चेष्टा करते हैं। परंतु गुमेद मारा जाता है इस लड़ाई में। मास्टर तो पहले ही खिसक जाता है, क्योंकि तांत्रिक भागवत ने उससे कह रखा है कि अगर वो देवराज चौहान के सामने पड़ा तो देवराज चौहान उसे मार देगा। देवराज चौहान के ग्रह ही इस वक्त ऐसे हैं। मीरचंद भी खुद को खतरे में पाकर भाग जाता है। कई और आदमी मारे जाते हैं। उसके बाद मीरचंद से अयूब, जमीर, सुलेमान, सुरजीता मिलते हैं। जगदम्बा का खजाना पाने के लिए वो भी देवराज चौहान को ख़त्म कर देना चाहते हैं। उस रात के ठिकाने पर बैठे देवराज चौहान को ख़त्म करने की योजना बना रहे होते हैं कि देवराज चौहान, जगमोहन, ताराचंद और बुंदेला उनकी तलाश में वहाँ पहुँच जाते हैं और उन पर हमला बोल देते हैं। गोलीबारी होती है। देवराज चौहान की तरफ से बुंदेला मारा जाता है और उनकी तरफ से सब खत्म हो जाते हैं। सुलेमान बचकर भाग निकलता है। मास्टर इस सारी लड़ाई को वहाँ से कुछ दूर छिपकर देख रहा होता है और उसके बाद वो तेज़ी से जंगल में बढ़ जाता है। उसे ये पता नहीं चलता कि उसके पीछे मनसुख लग चुका है। मनसुख ने इसलिए उसका पीछा किया कि वो जानना चाहता था मास्टर किस फेर में है। परंतु वो देखता है कि मास्टर जंगल में मौजूद किसी तांत्रिक भागवत से मिला है। उनकी बातें सुनकर मनसुख समझ जाता है कि तांत्रिक भागवत ने उस पर काबू पा रखा है और उसके हाथों देवराज चौहान को खत्म कराना चाहता है। तांत्रिक भागवत के पास राग के रूप में खिरी नाम की आत्मा भी होती है, जो भागवत की सहायता करती है। तांत्रिक भागवत मास्टर को बताता है कि कल दिन में मिन्नो मजीरा पर पहुंच रही है। उसे देवराज चौहान के खिलाफ भड़काकर उसके हाथों से देवराज चौहान को खत्म करा दे। दोनों में पहले से ही दुश्मनी चल रही है। मनसुख ये सुनकर चौंकता है। तांत्रिक भागवत की और भी कई बातें उसे हैरान करती हैं। मास्टर वहाँ से चला जाता है और मनसुख ये खबर बेचने के लिए देवराज चौहान की तलाश करता है, जो कि उसे अगले दिन सुबह मिलता है। मनसुख सारी बात उसे 2 लाख रुपए में बेचता है। तांत्रिक भागवत के बारे में भी बताता है और मिन्नू उर्फ मोना चौधरी के मजीरा पहुँचने के बारे में भी। मोना चौधरी के मजीरा पहुँचने की बात सुनकर देवराज चौहान और जगमोहन चौंकते हैं। ताराचंद खास कुछ नहीं समझ पाता। देवराज चौहान के कहने पर मनसुख उन्हें वहां ले चलता है जहां तांत्रिक भागवत मौजूद था। ठीक इसी वक्त राख रूपी खीरी की आत्मा तांत्रिक भागवत को सतर्क करती है कि देवराज चौहान को उसकी मौजूदगी का पता चल गया है और वो इधर ही आ रहा है। यूं तो तांत्रिक भागवत के बाद जादू टोना की अथाह ताकत है, परंतु उसके सामने मजबूरी यह है कि देवराज चौहान के ग्रह ताकतवर थे और उसकी विद्या का देवराज चौहान पर असर तभी हो सकता था जबकि वह पीताम्बरी नगरी की अपनी ज़मीन पर हो। बहरहाल तांत्रिक भागवत वहाँ से निकल जाता है। देवराज चौहान, जगमोहन, ताराचंद और मनसुख वहाँ पहुँचते हैं तो तांत्रिक उन्हें नहीं मिलता। परंतु मनसुख के बताए अनुसार वो हवन कुंड में मौजूद राख से छेड़छाड़ करता है तो खीरी से बात हो जाती है। बाद में देवराज चौहान मनसुख से कहता है कि वो तांत्रिक भागवत और मास्टर के बारे में जानकारी मालूम करे। उधर मोना चौधरी का जहांगीर से मिलना होता है। वो महाजन के साथ जहांगीर से मिलने जाती है। साथ में जहांगीर का साथी छोटू भी होता है, जो हाल ही में मजीरा से लौटा होता है। वो मोना चौधरी को मजीरा के खजाने की खबर देता है। मोना चौधरी को यह बात बहुत अजीब लगती है कि उस खजाने में आज तक जो भी गया वो वापस नहीं लौटा। मोना चौधरी मजीरा जाने का मन बना लेती है कि खजाने वाली जगह आखिर है कैसी। उसी रात मोना चौधरी से फ़कीर बाबा यानी पेशीराम मिलता है और उसे अपनी मुक्ति की खातिर मजीरा न जाने को कहता है। वो उसे बताता है कि वहाँ पहले से ही देवराज चौहान मौजूद है। खजाने का रास्ता तिलिस्म से भरा हुआ है, जो कि उनके पूर्व जन्म में जाकर खुलेगा। जादू टोनों की नगरी पीताम्बरी है और उस नगरी की मालकिन भी पीताम्बरी है, जो कब से देवराज चौहान के वहाँ पहुँचने का इंतज़ार कर रही है। वो कभी उससे प्यार करती थी। अपने देवा का वो चेहरा देखना चाहती है, बेशक वो मरा हुआ चेहरा ही क्यों ना हो। ऐसी कई बातें पेशीराम मोना चौधरी को बताता है। मोना चौधरी उन बातों को सुनकर हैरान अवश्य होती है, परंतु इस बात पर कायम रहती है कि मजीरा अवश्य जाएगी। पेशीराम चला जाता है। उसी रात नगीना मोना चौधरी के फ्लैट में प्रवेश करती है। वो उससे देश के रहस्य द्वारा पैकेट तो लेना चाहती है। दोनों का टकराव होता है और मोना चौधरी नगीना को बेहोश करके अपनी कार में डालकर वहां से ले जाती है और रात के अंधकार में पार्किंग में रखी एक कार में नगीना को डाल देती है। वो कार बाकेलाल राठौर और रुस्तर राव की होती है। वो जब अपनी कार में आते हैं तो नगीना को बेहोश देखते हैं। इस तरह दोनों का इस मामले में दखल आरंभ होता है। होश आने पर नगीना उन्हें बताती है कि असल मामला क्या है। वो नगीना को भरोसा दिलाते हैं कि मोना चौधरी से देश के रहस्य वाला पैकेट ले लेंगे। तीनों मोना चौधरी के फ्लैट पर पहुंचते हैं। वहां मोना चौधरी के बजाय सोहनलाल मिलता है। पता चलता है कि मोना चौधरी रात भर से नहीं लौटी।
आखिरकार उन्हें पता चलता है कि मोना चौधरी महाजन जहांगीर और छोटू के साथ मजीरा गई है। ऐसे में वे भी मोना चौधरी के पीछे मजीरा चल देते हैं। फ़कीर बाबा यानी पेशीराम परेशान है कि अगर देवा और मिन्नो जगदम्बा के खजाने के रास्ते में प्रवेश कर गए तो वे पीताम्बरी नगरी पहुंच जाएंगे, जहां जादू टोनों से भरे जानलेवा खेल होते हैं। वहां मारे जाएंगे वे। ऐसे में वो गुरुवर की रहस्यमय नगरी पहुंचता है और गुरुवर से मिलकर सारी बात करता है। गुरुवर उसे बताते हैं कि देवा और मिन्नो के लिए जगदम्बा के खजाने के रास्ते वाला तिलिस्म बड़ी शक्तियों ने तभी तैयार कर दिया था जब वे दूसरा जन्म जी रहे थे। ऐसे में उनका वहां प्रवेश करना कर जाना लाजमी है। उनके पूर्व जन्म के कई काम अधूरे पड़े हैं जो कि अब उन्हें पूरे करने होंगे। परंतु पेशीराम इस बात पर अड़ा रहता है कि वहाँ देवा या मिन्नो में से किसी की मौत हो गई तो वो श्राप से मुक्ति का प्रयत्न नहीं कर पाएगा और उनके अगला जन्म लेने का इंतजार करना होगा। वहाँ ताकत का नहीं, खतरनाक विद्याओं का खेल होता है जिसका मुकाबला देवा और मिन्नो नहीं कर सकते। गुरुवर कहते हैं कि ये बड़ी शक्तियों का मामला है, इस मामले में वो दखल नहीं दे सकते। परंतु पेशीराम की जिद करने पर वो कहते हैं कि इस बारे में बड़ी शक्तियों से एक बार बात करके देखेंगे। बात खत्म हो जाती है, परंतु पेशीराम को चैन नहीं मिलता। वो वापस मानवीय दुनिया में पहुंचकर पारसनाथ से मिलता है। उसे सारे हालात बताकर मजीरा जाकर देवा और मिन्नो को रोकने को कहता है। ये सब सुनकर पारसनाथ चिंतित हो उठता है। वो पेशीराम से कहता है कि वो मजीरा जाकर उन्हें रोके, परंतु पेशीराम बताता है कि बड़ी शक्तियों ने उसका प्रवेश मजीरा में बंद कर रखा है। उन्हें अवश्य पता होगा कि वो वहां जाकर उन्हें रोकने की चेष्टा करेगा। ऐसे में पारसनाथ फौरन मजीरा के लिए रवाना हो जाता है कि देवराज चौहान और मोना चौधरी को जगदम्बा के खजाने की तरफ जाने से रोक सके। मोना चौधरी, महाजन जहांगीर और छोटू मजीरा पहुंचते हैं तो तरसेम क्या उनकी मुलाकात मास्टर से हो जाती है। मनसुख भी वहीं होता है। मास्टर मोना चौधरी को देवराज चौहान के खिलाफ भड़काता है। खजाना पाने से पहले देवराज चौहान को खत्म करना ज़रूरी है, वरना वो हमारा खजाना ले जाएगा। चूँकि मनसुख को पहले ही पता होता है कि ये सब करेगा मास्टर, ऐसे में वो दबे अंदाज में मास्टर का विरोध करता है। मोना चौधरी को महसूस होता है कि मास्टर ज़बरदस्ती उसके साथ चिपकने की चेष्टा में है। वो मास्टर को कहती है कि सोचकर बताएगी कि उसे साथ लेना है या नहीं। मनसुख देवराज चौहान को बताता है कि मोना चौधरी आ गई है। उधर सरदार जगदम्बा देवराज चौहान को खत्म करने में लग जाता है, परंतु सफल नहीं हो पाता। पुजारी उसे वक्त वक्त पर बताता रहता है कि उस किताब में और क्या क्या लिखा है। आखिरकार तंग आकर जगदम्बा पुजारी की जान ले लेता है। उधर तांत्रिक भागवत के खेल जारी हैं। हर पात्र की हरकतें जानलेवा अंदाज में आगे बढ़ रही हैं। जगदम्बा व्यस्त रहने की वजह से तारा को अपना खजाना नहीं दिखा पाता। खजाना देखने और उसे हासिल कर लेने को बेचैन तारा एक दिन खुद ही मीनार के रास्ते भीतर प्रवेश कर जाती है और फिर बाहर नहीं आ पाती। लंबी, कठोर और उलझनों से भरी जद्दोजहद के पश्चात देवराज चौहान, जगमोहन, ताराचंद और मनसुख मीनार के रास्ते अपनी दौलत पाने के लिए भीतर प्रवेश कर जाते हैं। उधर गुरुवर पेशीराम यानी फ़कीर बाबा को बता चुके हैं कि देवा और मिन्नो को उस रास्ते में जाने से रोक पाना असंभव है। उन्होंने बड़ी शक्तियों से बात कर ली है। देवा और मिन्नो को जादू टोने की नगरी पीताम्बरी में जादू टोने की रहस्यमय शक्तियों से बचाने के लिए बड़ी शक्तियाँ गुड्डी नाम की शक्ति को भेज रही हैं। यह सुनकर पेशीराम कुछ राहत की सांस लेता है। देवराज चौहान के भीतर जाने के कुछ पलों बाद ही मोना चौधरी, महाजन, छोटू और जहांगीर भीतर प्रवेश कर जाते हैं। उसी रात पारसनाथ वहां पहुंचता है और इत्तेफाक से तरसेम से मुलाकात हो जाती है। तरसेम नोट लेकर पारसनाथ को सब कुछ बताता है और उसे भी मीनार के रास्ते भीतर भेज देता है। नगीना, बाकेलाल, राठौर, रुस्तमराव और सोहनलाल भी उसी रात ही मीनार से भीतर उतर जाते हैं। यानी कि वे सब इकट्ठे एक ही रास्ते पर चल पड़े हैं जो कि जादू टोनों की नगरी पीताम्बरी तक जाता है। अब हम आते हैं देवराज चौहान, जगमोहन, ताराचंद और मनसुख की तरफ, जो कि मीनार के रास्ते से भीतर प्रवेश कर चुके हैं। वे सब कुछ आगे जाकर रुकते हैं। वहाँ सामने दरवाजे के साइज़ के 10-12 रास्ते अलग अलग जा रहे हैं और एक तरफ पत्थर की चौकी पर मिट्टी की आदमकद मूर्ति खड़ी हुई है। आखिरकार वे एक रास्ते में आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। पहले ताराचंद जाता है उस रास्ते में, फिर जगमोहन और मनसुख। कुछ देर बाद देवराज चौहान जाने लगता है कि उस बुत के पीछे छिपा सरदार जगदम्बा बाहर निकल आता है। हाथ में पकड़ी तलवार से वो देवराज चौहान को मार देना चाहता है। दोनों में लड़ाई होती है और देवराज चौहान जगदम्बा की जान ले लेता है, परंतु जगदम्बा के हाथ में दबी तलवार उस बुत के पेट में जा धंसती है और बुत में जीवन का आरंभ हो जाता है। देवराज चौहान के देखते ही देखते वो बुत जीवन के साथ सामान्य इंसान में बदलता जाता है, जो कि किसी औरत का बुत है। जब बुत पूर्ण रूप ले लेता है तो वो चौंक जाता है, क्योंकि उसके सामने जीती जागती नगीना खड़ी थी। वो नगीना की तरह ही उससे पेश आती है, परंतु देवराज चौहान ये बात भूल नहीं पाता कि नगीना मुंबई में है और ये नगीना बुत से नगीना बनी है। देवराज चौहान हैरान सा नगीना से बातें करनी शुरू कर देता है कि नगीना उसे रास्ते पर आगे बढ़ने को कहती है। देवराज चौहान उस रास्ते पर ना जाकर दूसरे रास्ते में प्रवेश करने की सोचता है तो एक नगीना के होठों से आवाज़ तो नगीना की निकलती है, परंतु लहजा कोई दूसरा ही होता है। गालियों की बौछार निकलती है देवराज चौहान के लिए।
वो कहती है कि दूसरों को तूने मौत के मुंह में भेज दिया और खुद दूसरे रास्ते पर जा रहा है। साथ ही वो देवराज चौहान को ठोकर मारती है। वो गिरता है। गुस्से में देवराज चौहान पागल हो जाता है। पूछने पर नगीना के भीतर मौजूद शक्ति अपना नाम गुड्डी बताती है। देवराज चौहान की समझ नहीं आता कि ये कौन गुड्डी है जो नगीना के शरीर में प्रवेश कर गई। इससे पहले कि वो कुछ और पूछ पाता, उसे भीतर से आती जगमोहन की चीख सुनाई देती है। देवराज चौहान चौंकता है। गुड्डी चीख कर उसे कहती है कि जल्दी भीतर चल, जगमोहन की जान जाने वाली है। ये सुनते ही देवराज चौहान सब कुछ भूलकर उस हादसे से भागता चला जाता है। नगीना के रूप में गुड्डी भी तूफानी ढंग से उसके पीछे भाग खड़ी होती है। उसके कानों में रह रहकर जगमोहन की चीखें पड़ रही थी। पाठकों, यहाँ तक तो आपने पूर्व प्रकाशित उपन्यास मास्टर में पढ़ा, और अब शुरू हो चुका है गुड्डी नाम का उपन्यास। इसे पढ़कर देखते हैं कि भीतर क्या हैरत अंगेज घटनाएं जन्म ले रही हैं। जगमोहन और मनसुख एक बड़े से पत्थर की छाया में मौजूद थे। जगमोहन लेटा हुआ था, आंखें बंद कर रखी थी, और पास बैठा मनसुख गुस्से और बेचैनी से बड़ा कुड़कुड़ कर रहा था। वे जब उस रास्ते में आगे बढ़े तो ताराचंद ना मिला। वो जाने कहाँ चला गया था, परंतु बिना किसी परेशानी के उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता मिलता रहा। कहीं भी रुकावट या कैसा भी खतरा उनके सामने ना आया। वो तब समझ ना पाए कि किधर जाएं। देवराज चौहान ने कहा था कि वो उनके पीछे आएगा। देवराज चौहान के आने का भी इंतज़ार किया, लेकिन वो भी कहीं आता ना दिखा। जब वे चल चलकर थक गए तो छाया में बैठकर आराम करने लगे, और मनसुख रह रहकर उन पर बरस रहा था। बस भी कर। जगमोहन आंखें बंद रखे ही क्या उठा। बोलता ही रहेगा, मुंह को आराम तो दे। मेरा बस चले तो मैं तुम्हारा सिर फोड़ दूँ। मनसुख दांत भींच कर क्या उठा। जगमोहन ने लेटे ही लेटे एक आंख खोलकर मनसुख को देखा, जो कि गुस्से से भरा हुआ था। फोड़ दे, जगमोहन बोला। अभी नहीं, कोई दूसरा साथी मिल जाएगा तो तुझे जान से खत्म कर दूंगा। मनसुख ने खा जाने वाली निगाहों से उसे देखा। मैं तुम्हारे साथ मीनार के रास्ते भीतर नहीं आना चाहता था, तो मत आता। मैंने तेरी बाँह पकड़ कर तो नहीं खींचा था। जगमोहन ने दूसरी आंख भी खोल ली। मनसुख ने दांत किटकिटा कर कहा, तूने कहा था कि हम 1 घंटे में खजाने लेकर बाहर भी आ जाएंगे। कह दिया होगा, तभी तो मैं तुम्हारे साथ भीतर आया। तुमने कहा था कि तुम पहले भी भीतर आ चुके हो, खजाना देख चुके हो कि कहाँ पड़ा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। ना तो तुम भीतर आए और ना ही तुमने जगदम्बा का खजाना देख रखा था पहले। तुमने सब कुछ झूठ बोला मुझसे और मुझे अपने साथ ले आए। मैंने तो वो सब बातें तेरे से मजाक में कही थी और तूने सच मान ली। जगमोहन मुस्कुराया। मजाक में कही थी? मनसुख गुर्राया। हाँ, सिर फोड़ दूंगा तेरा जो अब झूठ बोला। मनसुख दहाड़ा। मैं तो इधर आना ही नहीं चाहता था। तूने कहा कि 1 घंटे में वापस आ जाएंगे तो मैं मन मारकर तेरे साथ आ गया। इसलिए आ गया कि खजाने का लालच तेरे सिर पर चढ़ गया था। मनसुख घूरने लगा जगमोहन को। नाराज़ मत हो, गुस्से में बुद्धि काम करना बंद कर देती है। मैं पूछता हूँ, खजाना कहाँ है? जगदम्बा को पता होगा। जगमोहन ने गहरी सांस ली। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता कहाँ है? क्या पता, जहाँ से हम भीतर आए वो मीनार, वो भी जाने अब किस तरफ है। देवराज चौहान का भी कुछ पता नहीं। तारा सिंह भी नज़र नहीं आया। मैं मार दूंगा तेरे को। जगमोहन ने मनसुख का गुस्से से भरा सुर्ख चेहरा देखा तो फिर क्या उठा। तू गुस्सा क्यों कर रहा है? तूने फंसा दिया मेरे को। मनसुख उखड़े स्वर में क्या उठा। जाने की कैसी जगह? हमारे अलावा दूसरा कोई नज़र ही नहीं आ रहा। कितनी हैरानी की बात है। आगे बढ़ने का ठीक रास्ता भी नहीं है। मजीरा के पास ऐसी कोई जगह है? मैंने कभी ये बस सुनी नहीं थी, देखी भी नहीं ऐसी जगह को। फिर ये जगह कहाँ से आ गई? जगमोहन मनसुख को देखता रहा। मनसुख होंठ भींचे इधर उधर देख रहा था। जगमोहन ने कुछ न कहा। एकाएक मनसुख ने जगमोहन को देखा और बौखला कर कह उठा, अब किधर जाना है? मैं यहाँ से बाहर वापस जाना चाहता हूँ। रास्ता मिलेगा तो बेशक वापस चले जाना, जगमोहन ने शांत स्वर में कहा। मैं देवराज चौहान और ताराचंद को तलाश करूँगा। कहने के साथ ही जगमोहन उठ बैठा। यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं हासिल होगा, यहाँ से चलना चाहिए। किधर? कहीं भी। यहाँ ना तो रास्ता है और ना दिशा का ज्ञान। जगमोहन गंभीर स्वर में कह उठा। कोई मंजिल भी नहीं है कि उसे तलाश करने का प्रयत्न किया जाए। भाड़ में जाओ तुम तो। कहते कहते ठिठक गया मनसुख। उसके चेहरे पर अजीब से भाव आ गए। निगाह सामने दूर जा टिकी। जगमोहन ने खामोश होते पाकर मनसुख को देखा और उसकी निगाहों का पीछा किया। अगले ही पल जगमोहन की आंखें सिकुड़ गईं। दूर जंगल में से कोई आ रहा था। कभी वह नज़र आने लगता तो कभी पेड़ों की ओट में होकर नज़रों से ओझल हो जाता। शीघ्र इस बात का एहसास हो गया कि वो दो हैं। ये कौन लोग हैं? मनसुख के होंठों से निकला। जगमोहन इधर ही देखता रहा। शुक्र है कि कोई तो यहाँ दिखा। मनसुख ने गहरी सांस ली, वरना मुझे लग रहा था कि हम यहाँ अकेले ही हैं। एक आदमी है और एक औरत। उधर देखते हुए जगमोहन क्या उठा। औरत? तो फिर यहाँ कोई बस्ती भी होगी, मनसुख बोला। वो इसी तरफ आ रहे हैं। ये तो अच्छी बात है। मनसुख चैन भरे सर में क्या उठा। हम उनके साथ ही चल देंगे। यहाँ से बाहर जाने का रास्ता भी पूछ लेंगे कि मजीरा की तरफ कौन सा रास्ता जाएगा। मिनट भर बीता। अगले ही पल जगमोहन की आंखें सिकुड़ती चली गईं। वो देवराज चौहान है, जगमोहन के होठों से निकला।
देवराज चौहान? मनसुख चौंका। हाँ। तो उसके साथ औरत कौन है? हमारे साथ कोई औरत नहीं थी। जगमोहन की निगाह उधर टिकी रही। ज़रा सा वक्त ही बीता होगा कि जगमोहन के चेहरे पर अजीब से भाव आते चले गए। नगीना भाभी? उसके होंठों से निकला। कौन सी भाभी? मनसुख ने अचकचाकर जगमोहन को देखा। नगीना भाभी। जगमोहन के चेहरे पर अविश्वास के भाव थे। किसकी भाभी? तेरी या देवराज चौहान की? मनसुख उलझन में था। मेरी। तो फिर वो देवराज चौहान के साथ क्यों है? मनसुख ने आंखें सिकुड़कर कहा। अपनी भाभी को तू संभाल। जगमोहन के माथे पर बल उभरे हुए थे। वो देवराज चौहान और नगीना को ही आते देख रहा था। देवराज चौहान चरित्र का कैसा है औरतों के मामले में? मनसुख ने अपना गाल खुजलाकर पूछा। क्यों? ऐसी सुनसान जगह पर तेरी भाभी को लिए घूम रहा? मेरी ही भाभी को लिए घूमेगा? जगमोहन ने मुस्कुराकर मनसुख पर नजर डाली। अपनी भाभी के साथ तो घूमेगा नहीं। क्या मतलब? देवराज चौहान की पत्नी है वो। पत्नी? इतना हैरान होने की जरूरत नहीं। ज़रूरत है। देवराज चौहान की पत्नी यहाँ कैसे आ गई? क्या वो इसी इलाके में कहीं रहती है? नहीं। तो वो अब देवराज चौहान के साथ कैसे? हम जब यहाँ आए थे तो साथ नहीं थी। यही सवाल तो जगमोहन के जहन से बार बार टकरा रहा था। ये ऐसी जगह भी नहीं थी कि राह चलती नगीना से कहीं टकराव हो जाए। अब देवराज चौहान और नगीना पास आ गए थे। वे एक दूसरे को स्पष्ट देख रहे थे। जगमोहन ने खुशी भरे अंदाज में उन्हें देखते हुए हाथ मिलाया। मनसुख उलझन में भरा खड़ा रहा। पास आ पहुंचे देवराज चौहान और नगीना। मुझे चिंता हो रही थी कि तुम कहाँ हो। जगमोहन खुशी से क्या उठा। और नगीना भाभी तुम्हारे साथ कैसे हैं? ये तो हमारे साथ नहीं आई थी। नगीना मुस्कुराई। देवराज चौहान ने नगीना पर निगाह डाली, फिर जगमोहन से कहा। नगीना हमारे साथ ही है। लेकिन लेकिन कैसे? जगमोहन के चेहरे पर ना समझ में आने वाले भाव थे। ये तो मैं तो पहले ही यहाँ थी। नगीना क्या उठी। पहले से? जगमोहन के होंठों से निकला। हाँ, तुम सबके आने का इंतज़ार कर रही थी। जगमोहन कुछ पल नगीना को देखता रहा, फिर क्या उठा। मैं समझा नहीं। देवराज चौहान कुछ कहने लगा कि नगीना क्या उठी। पेशीराम ने मुझे यहाँ पहुँचने का रास्ता बताया। पेशीराम? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। जबकि मनसुख उलझन में फंसा कभी एक को देखता तो कभी दूसरे को। हाँ, नगीना ने सिर हिलाकर कहा। पेशीराम मुझे मिला और कहने लगा कि तुम लोग मजीरा में भारी खतरे में पड़ने वाले हो और मेरा वहाँ पहुँच जाना तुम सबके लिए अच्छा होगा, तो मैं यहाँ आ गई। पेशीराम ने मुझे बता दिया था कि मीनार से भीतर प्रवेश करना है। तुम लोग तो उस रास्ते से भीतर आ गए थे। मैं जब भीतर आई तो वहाँ मुझे ये खड़े दिख गए। नगीना ने देवराज चौहान की तरफ इशारा किया। देवराज चौहान के चेहरे पर किसी तरह के भाव नहीं थे। जगमोहन के होंठ सिकुड़ गए। नगीना की बात अजीब सी थी, परंतु ऐसी भी नहीं कि अविश्वास किया जाए। नगीना का यहाँ मिलना सच में उसे हैरान कर रहा था। तुम लोगों ने हमें कैसे ढूंढ लिया? मनसुख क्या उठा। नगीना ने ही जवाब दिया। हमने कहाँ ढूंढा? हम तो अपने रास्ते पर जा रहे थे कि तुम दोनों मिल गए। जबकि हमने तो सोचा कि तुम लोगों से मुलाकात होगी ही नहीं। इतनी बड़ी जगह कहाँ मिल पाओगे तुम? जगमोहन ने देवराज चौहान को देखा। देवराज चौहान मुस्कुराया। जाने क्यों जगमोहन को देवराज चौहान की मुस्कान अजीब सी लगी। खजाना मिला? मनसुख ने पूछा। नहीं। देवराज चौहान ने इनकार में सिर हिलाया। तुम लोगों के जाने के बाद वहाँ पहले से ही छिपे सरदार जगदम्बा ने मेरी जान लेने के लिए मुझ पर जानलेवा हमला कर दिया। अपनी जान बचाने के लिए मुझे उसकी जान लेनी पड़ी। मेरे ख्याल में हम गलत रास्ते पर पड़ गए। खजाना किसी अन्य दिशा में मौजूद रहा होगा। हम मिल गए, ये अच्छा रहा। जगमोहन क्या उठा। अब क्या करना है? हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। हमने किधर जाना है ये भी नहीं मालूम। हम लेकिन मंजिल है। जगमोहन ने टोका। मंजिल? देवराज चौहान ने उसे देखा। पीताम्बरी नगरी? अगर हम मनसुख की बात पर विश्वास करें तो पीताम्बरी नगरी ही हमारी मंजिल है। तांत्रिक भागवत ने ऐसा ही कुछ मास्टर से कहा था। आत्मा रूपी खिरी से भी तुम्हारी यही बात हुई थी। जगमोहन ने गंभीर स्वर में कहा। खिरी और तांत्रिक भागवत के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास मास्टर, जो कि आपको अनिल मोहन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। देवराज चौहान गंभीर हो गया। मीनार के रास्ते भीतर प्रवेश करके ही हम पीताम्बरी नगरी पहुंच सकते थे, और हम भीतर प्रवेश कर गए। जगमोहन ने कहा। लेकिन हम नहीं जानते कि पीताम्बरी नगरी किस तरफ है। वहाँ तक पहुँच पाना आसान भी नहीं, देवराज चौहान बोला। पीताम्बरी हमारे आगे बढ़ने में परेशानियाँ डाल रही है। परेशानियाँ? जगमोहन के माथे पर बल पड़े। तभी उलझन में फंसा मनसुख क्या उठा। पीताम्बरी कौन है? देवराज चौहान ने जगमोहन को देखते हुए हौले से सिर हिलाया। मैं और नगीना बेहद कठिनता से यहाँ तक पहुँचे हैं, देवराज चौहान बोला। पीताम्बरी रास्ते में मेरे और नगीना के साथ मायावी खेल खेलकर हमारी जान लेने की चेष्टा करती रही। वो यही चाहती है कि हम पीताम्बरी नगरी ना पहुँच सके और रास्ते में ही जान गंवा दें। अजीब बात है, जगमोहन के होंठों से निकला। क्यों? पीताम्बरी तो पूर्व जन्म में तुमसे प्यार करती थी। खिरी ने यही बताया था। इतना प्यार कि वो अब एक बार तुम्हें देखना चाहती है, बेशक वो तुम्हारा मरा हुआ चेहरा ही क्यों ना हो। फिर वो क्यों रोकेगी तुम्हें? क्यों जान लेना चाहेगी तुम्हारी? जगमोहन क्या उठा। तुम भूल रहे हो जगमोहन की पीताम्बरी अपनी नगरी की जादू टोने की मल्लिका है।
अब उसका रुतबा दूसरा है, उसकी अपनी जिम्मेदारियां हैं। पहले जन्म का प्यार अपनी जगह है और नगरी में अपने रुतबे की जिम्मेदारियां अपनी जगह। उसे भूतकाल और वर्तमान में तालमेल बिठाकर चलना पड़ रहा होगा। तुम्हें याद है पीताम्बरी की? जगमोहन ने गंभीर स्वर में पूछा। नहीं, लेकिन याद आ जाएगा उसके बारे में। देवराज चौहान ने गंभीरता से सिर हिलाया। खीरी ने बताई थी ये बात? हाँ, उसने बताया था कि पीताम्बरी के बारे में पूछ रहे की याद कभी भी मेरे सामने आ जाएगी। बहुत अजीब लग रहा है ये सब। जगमोहन गहरी सांस लेकर क्या उठा। ये तुम पूर्व जन्म की क्या बातें कर रहे हो? मनसुख क्या उठा। तुम्हें क्या समझ आ रहा है? जगमोहन ने उसे देखा। मुझे? मनसुख ने सिर हिलाया। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। समझने की कोशिश करते रहो। क्या? जो समझ में नहीं आ रहा? तुम मजाक कर रहे हो और मैं मजाक नहीं कर रहा, जगमोहन बोला। समझने की कोशिश करते रहो, समझ में आ जाएगा। मनसुख जगमोहन को घूरने लगा। जगमोहन ने देवराज चौहान से पूछा, अब जाना किस तरफ है? मैं नहीं जानता, कहते हुए देवराज चौहान ने नगीना को देखा। उसी पर नगीना की आंखें कांच की तरह चमक उठी। देवराज चौहान समझ गया कि उसमें गुड्डी का प्रवेश हो गया है। पश्चिम की तरफ चल पड़ते हैं, बेहद सामान्य सर निकला नगीना के होंठों से। देवराज चौहान पहचान चुका था कि वो गुड्डी ही है, लेकिन पश्चिम दिशा किस तरफ है हम तो ये भी नहीं जानते। जगमोहन क्या उठा। कोई बात नहीं, गुड्डी बोली, उस तरफ चल पड़ते हैं। उसने एक तरफ इशारा किया। अगले ही पल सब उस तरफ ही बढ़ने लगे। मैं वापस मजीरा जाना चाहता हूँ, मन से क्या उठा। मुझे उधर जाने का रास्ता बता दो। यहाँ से कोई रास्ता मजीरा नहीं जाता, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। क्यों नहीं जाता? अवश्य जाता होगा, तुम झूठ बोल रहे हो। मनसुख तेज स्वर में क्या उठा। तुम मुझे साथ क्यों लाए? हमने तुम्हें साथ आने को नहीं कहा था। जगमोहन ने कहा था कि 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। मनसुख जले भुने स्वर में क्या उठा। तुम्हें यह बात मुझे बतानी चाहिए थी। जगमोहन ने मना कर दिया था कि इस बारे में तुमसे कोई बात ना करूं, वरना तुम साथ चलने को मना कर दोगे, और तुमने मुझसे बात नहीं की। देवराज चौहान ने गहरी सांस ली। क्योंकि तुम्हारा लालच उस वक्त तुम्हारे साथ था। लालच? जगदम्बा की दौलत का? मनसुख होठ भींच कर रह गया, फिर बोला, मैं वापस जाना चाहता हूँ। ऐसा कोई रास्ता नजर आया तो तुम्हें बता दूंगा, देवराज चौहान ने शांत स्वर में कहा। मनसुख ने खा जाने वाली नज़रों से जगमोहन को देखकर कहा, तो मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं बच्चों की तरह नाराज़ हो जाता है। जगमोहन प्यार भरे स्वर में क्या उठा। मनसुख होठ भींच कर रह गया। तभी जगमोहन देवराज चौहान से क्या उठा। मोना चौधरी भी इस तरफ आ सकती है? हाँ। देवराज चौहान के होंठ भींच गए। एकाएक जगमोहन व्याकुल दिखने लगा। फिर तो यह मामला गंभीर हो सकता है। देवराज चौहान खामोश रहा। ये सब क्या हो रहा है आखिरकार? जगमोहन उलझन भरे स्वर में क्या उठा। मैं कुछ नहीं जानता। देवराज चौहान ने गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे सामने है सब कुछ। अयूब खान और जमीर सिंह के पीछे पीछे रानो पहुंचे कि उससे दौलत वापस लेकर ताराचंद को सौंप सके। इसी वजह से रानो से मजीरा आना पड़ा, और मजीरा में मीनार वाले रास्ते में प्रवेश करते ही ये रास्ता जाने कहाँ निकल आया। अयूब खान और जमीर सिंह के बारे में जानने के लिए पढ़ें अनिल मोहन का पूर्व प्रकाशित उपन्यास सरगना। ताराचंद का जिक्र आते ही जगमोहन चौंका। ओह, ताराचंद कहाँ है? उसे तो मैं भूल ही गया था। देवराज चौहान ने जगमोहन को देखा और फिर क्या उठा। वो तुम्हारे आगे आगे तो आया था, लेकिन मुझे नहीं मिला। वो तो एकाएक जाने किधर निकल गया। देवराज चौहान चाहकर भी जगमोहन को ताराचंद के बारे में नहीं बता सकता था। ताराचंद के बारे में बताने का मतलब था जगमोहन को और भी बातें बताना, और वो नहीं चाहता था कि अभी जगमोहन को गुड्डी के बारे में कुछ पता चले। तूने भी नहीं देखा ताराचंद को? जगमोहन ने मनसुख से पूछा। जब तूने नहीं देखा तो मैंने कहाँ से देख लिया? मनसुख कुड़कर बोला। तू नाराज़ मत हो, बात बात पर खाने को दौड़ता है। जगमोहन ने गहरी सांस ली। मुझे भूख लग रही है, मनसुख ने कहा। वे सब तेजी से आगे बढ़े जा रहे थे। घना जंगल, सुनसान रास्ता, उनके अलावा यहाँ कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। देवराज चौहान और नगीना उनसे 3 कदम आगे थे। कोई होटल आएगा तो खा लेना। यहाँ क्या होटल मिलेगा? मनसुख ने गुस्से से कहा। जब तेरे को भी पता है कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा तो तूने भूख क्यों लगा ली? पेट पर ढक्कन लगा के रख। जब खाने को कुछ दिखे तो ढक्कन हटाकर खा लेना। जगमोहन ने मनसुख पर नज़र मारी। जब तेरे को भूख लगेगी तब देखूंगा कि तेरा ढक्कन कहाँ पड़ा होगा, मनसुख ने जल भुनकर कहा। चलते चलते गुड्डी ने देवराज चौहान पर नज़र मारी। चौहान, गुड्डी का स्वर धीमा था। चलती हूँ मैं, कुछ काम है, फिर आऊँगी। देवराज चौहान ने सिर हिला दिया। उन चारों के कदम तेजी से आगे की तरफ उठे जा रहे थे। ना तो रास्तों का पता था, ना ही मंजिल की पहचान थी। पीताम्बरी नगरी पहुंचने का मकसद क्या है उसके बारे में तो कुछ भी ना पता था, लेकिन कोई ताकत, कोई शक्ति थी जो उन्हें इस तरफ खींचे जा रही थी। चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गुड्डी के अगले भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।